दोस्तों, ट्वेल्थ फेल बुक का अंतिम व अब तय हो चुका था कि मनोज को अपने घर से आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। पैसे न मिलने से दिल्ली में उसका रुकना जो है असंभव हो जाएगा। वह यह जानता था पांडे के साथ उसे पैसों की समस्या जो है कम थी, लेकिन पांडे के जाने के बाद उसे एक रूम पार्टनर की ज़रूरत भी थी। अगर रूम पार्टनर नहीं मिला तो उसे कमरे का पूरा 1500 किराया जो है खुद भरना पड़ेगा। यही समय उसके लिए उत्तर प्रदेश मुख्य परीक्षा और तीसरे अटेम्प्ट की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स की तैयारी करने का था। मनोज मक्कान के जिस फ्लोर पर रहता था, उसके साथ वाले कमरे में वरुण नाम का एक सीनियर लड़का रहता था। इन दोनों कमरों से लगी हुई एक छोटी सी किचन थी, जिसमें मनोज, वरुण और उसके रूम पार्टनर का खाना बनता था। इन लोगों का खाना बनाने का एक कुक आता था। कुल मिलाकर जो यह व्यवस्था उपयोगी और सस्ती थी। पैसे खत्म होने के कारण मनोज इस समूह में कैसे सम्मिलित होगा, उसे समझ नहीं आ रहा था। मनोज ने मनोज ने वरुण से बात की। वरुण सर, क्यों ना हम लोग कुक को हटा दें? आजकल अच्छा खाना नहीं बना रहा है, लेट भी आता है। कुक की जगह मैं खाना बना दिया करूंगा। बाजार से सब्जी और दूसरा सामान लाने का काम भी मैं कर दूंगा। मेरे पास अभी घर से पैसे आना बंद हो गए हैं, इसलिए खाने के लगने वाले पैसे मैं नहीं दे पाऊंगा। वरुण और उसका पार्टनर कुकी लेट लतीफी और बेस्वाद खाने से पहले से ही दुखी थे। मनोज का प्रस्ताव उन्हें बुरा नहीं लगा। उन्होंने मनोज को कुक की जगह खाना बनाने का और किचन के दूसरे काम करने की अनुमति दे दी। मनोज की भोजन की व्यवस्था तो हो गई, लेकिन अभी भी दिल्ली में रहने के लिए उसे किराए और दूसरे खर्च के लिए पैसों की जरूरत थी। एक दिन ग्वालियर में रहने वाला लड़का शरद दिल्ली तैयारी करने आ गया। उसे भी रूम पार्टनर की जरूरत थी, इसलिए वह मनोज का रूम पार्टनर बन गया। मनोज ने अपनी समस्या श्रद्धा को बताई। मुझे यदि दिल्ली में रहना है तो अब कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। खाने की व्यवस्था तो मेरी हो गई, मैंने कमरे पर अपने पार्टनरों का खाना बनाना शुरू कर दिया है, पर कमरे के किराए और दूसरे खर्च के लिए 1000 रुपये तो हर महीने चाहिए ही। श्रद्धा ने कहा, हम विकास सर के यहाँ चलते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ काम मिल जाए। नहीं श्रद्धा, मैं विकास सर को अपनी समस्या नहीं बता सकता। मेरी सफलता की उन्हें बहुत उम्मीद है। मैं उन्हें अपनी परेशानी बताकर निराश नहीं कर सकता। मनोज विकास सर की नज़रों में अपना महत्व कम नहीं करना चाहता था। ठीक है, फिर हम दूसरी कोचिंग में चलते हैं, कहीं ना कहीं काम जरूर मिल जाएगा, श्रद्धा ने कहा। दोनों ने मुखर्जी नगर की दोनों ने मुखर्जी नगर की कई कोचिंग में काम की तलाश की। किसी ने कहा उनके पास ऑफिस में बैठकर कोचिंग में पूछताछ करने आ रहे लड़कों की काउंसलिंग करने का काम है, जिसमें रोज 8 घंटे देने पड़ेंगे। किसी ने कहा कि उनके यहाँ क्लास नोट्स बनाने का काम है, पर उस काम के लिए जो है सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा पास होने की शर्त लगा दी। मनोज की वह स्थिति हो गई जो लाइब्रेरी में नौकरी करने से पहले थी। वही निराशा उसके सामने फिर से थी, जो एक बार ग्वालियर में वह देख चुका था। मनोज ने श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़ा और हताश होकर नेहरू विहार जाने लगा। मुखर्जी नगर में ही श्रद्धा ने हॉस्टल में थोड़ी दूर एक बंगले के सामने 8-10 कारें खड़ी थी। मनोज जब उन कारों के पास से गुजरा तो उन्हें उसने देखा कि एक लड़का उन कारों को साफ कर रहा है। मनोज ने लड़के से पूछा, क्यों भैया, तुम्हें इन कारों को साफ करने के कितने पैसे मिलते हैं? लड़के ने कहा, क्यों बताएं? मनोज को लड़के का उत्तर अजीब लगा, लेकिन उसने डरते डरते उस बड़े से बंगले की घंटी बजाई। घंटी बजते ही अंदर से कुत्तों की भौंकने की आवाज आई। वह डर के 2 कदम पीछे हट गया। कुछ देर में एक महिला आई। मनोज ने उससे कहा, मैडम, मैं कार साफ करने का काम करता हूँ, क्या मुझे आपकी कार साफ करने का काम मिल सकता है? महिला सभ्य थी। उसने मनोज से विनम्रता से कहा, नहीं भैया, कार तो हमारे ड्राइवर साफ करते हैं, वो तो आज ड्राइवर छुट्टी पर है, इसलिए इस लड़के को बुलाया है। महिला की बात सुनकर निराश मनोज वापस जाने लगा। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसने कार धोने वाले लड़के की आवाज सुनी, तुम्हें मैडम बुला रही है। वह वापस गेट के पास पहुंच गया। महिला ने कहा, क्या तुम शाम को 2 घंटे हमारे कुत्तों को घुमा सकते हो? मनोज ने आज से पहले इस तरह के काम की न तो कभी कल्पना की थी, न उसे पता था कि इस दुनिया में कुत्ते घुमाने का काम करने से भी पैसे कमाए जा सकते हैं। पहली बार सुनी इस सर्विस की समाज में क्या रेपुटेशन है, यह भी उसे नहीं पता था। आपको हर महीने 800 रुपये मिलेंगे। महिला को शायद वर्कर की सख्त जरूरत थी। शाम को 2 घंटे के लिए 800 रुपये अच्छी रकम थी, पर कुत्ते घुमाने का क्या कुत्ता घुमाने का का काम उसे शोभा देगा? उसके दोस्त क्या कहेंगे? फिर उसे लगा कि बच्चों को पढ़ाना, कोचिंग में काम करना, कार धोना, रिक्शा चलाना, कुत्ते घुमाना,
हैं तो सब पैसे कमाने के लिए ही। यह सब काम ईमानदारी और मेहनत से हमारे आसपास की बहुत से लोग करते हैं। फिर इसमें कैसा संकोच, कैसी शर्म। महिला ने 500 रुपये एडवांस में उसे दे दिए। वह खुश था, उसके दिल्ली में रहने की उम्मीद बन गई। मनोज अपनी खुशी को श्रद्धा से शेयर करना चाह रहा था। श्रद्धा कितना कितनी खुश होगी उसके काम मिलने से। वह लगभग दौड़ता हुआ श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचा। वह घंटी बजाने ही वाला था कि उसे ख्याल आया, क्या श्रद्धा उसे कुत्ते घुमाते देख खुश होगी? क्या कोई लड़की ऐसे प्रेमी की कल्पना करेगी कि उसका प्रेमी घुमाने का काम करता हो? उसे अचानक अपनी नई नई लगी सर्विस का सामाजिक महत्व समझ आ गया। वह बिना श्रद्धा से मिले वापस अपने कमरे पर आ गया। अब मनोज रोज रोज रात को श्रद्धा को उसके कमरे पर छोड़कर कुत्ते घुमाने जाने लगा। उसने तय किया कि वह नेहरू विहार के पुल के पीछे नाले के पास कुत्ते घुमाएगा। उसे यह डर भी लगने लगा कि कहीं उसका कोई दोस्त उसे कुत्ता घुमाते हुए देख न ले, कहीं श्रद्धा उसे न दिख जाए। पर एक दिन जिसका डर था वही हुआ। वह कुत्ता घुमाकर रात को 10 बजे वापस कुत्तों को छोड़ने जा रहा था कि उसे श्रद्धा मिल गई। श्रद्धा ने जब मनोज को 2 कुत्ते ये देखा तो उसने आश्चर्य से पूछा, ये डॉगी किसके हैं मनोज? मनोज को समझ नहीं आया कि वह क्या कहे, पर श्रद्धा से झूठ बोलने का उसका कोई इरादा नहीं था। उसने कहा, श्रद्धा, मुझे कुत्ते घुमाने का काम मिल गया है। रोज 2 घंटे शाम को मैं कुत्ते घुमाता हूँ। 800 रुपये मिलते हैं। इस महीने का तो एडवांस भी मिल गया है। मैंने कमरे का किराया भी दे दिया। उसने अपनी बात कह दी और श्रद्धा के रिएक्शन का इंतजार करने लगा। श्रद्धा कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके सीने में ज्वार सा उठ रहा है। श्रद्धा को डर था कि कहीं यह ज्वार उसकी आंखों से न बह जाए। 1 मिनट तक श्रद्धा ने अपने आप को कंट्रोल किया। मनोज, एक बात कहूँ, मानोगे? श्रद्धा ने मनोज से पूछा। मनोज को शंका हुई कि कहीं श्रद्धा यह न कह दी कि कुत्ते घुमाने का काम मत किया करो। उसने डरते हुए कहा, कहो श्रद्धा, कल से मैं भी तुम्हारे साथ चलूं क्या? श्रद्धा ने मनोज से कुत्ते घुमाने में साथ जाने की अनुमति मांगी। उसने श्रद्धा से पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ कुत्ते घुमाते हुए संकोच नहीं होगा? श्रद्धा कुछ देर से देखती रही। फिर श्रद्धा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। एक दिन शाम को मनोज की इच्छा हुई कि वह गांधी विहार जाकर पांडे से मिल आए। मनोज और श्रद्धा गांधी विहार चल दिए। पांडे कमरे पर नहीं था, पर उसका रूम पार्टनर गुप्ता कुछ कुर्सी पर पुलिस की वर्दी पहने हुए पढ़ाई कर रहा था। उसने अपने कंधे पर स्टार और आईपीएस लिखा हुआ बिल्ला लगा रखा था। मनोज और श्रद्धा पहले तो चौंक गए। उन्हें लगा कि गुप्ता के कमरे पर कोई आईपीएस आया है, पर नजदीक जाकर देखा तो गुप्ता ने ही वो वर्दी पहन रखी थी। मनोज ने पूछा, गुप्ता, यह क्या है? गुप्ता आत्मविश्वास से भरा हुआ था और किसी नई रणनीति के कारण यह भेष बनाए हुआ था। उसने मनोज को अपने कंधे पर लगे स्टार और आईपीएस लिखा हुआ दिखाया। ये जो स्टार है ना मनोज, यह मुझे अब प्रेरणा देंगे। मैं इन स्टार और आईपीएस के इस तमगे से मोटिवेट होऊंगा। गुप्ता ने आगे कहा, अब मैं यह वर्दी पहनकर ही रोज पढ़ता हूँ, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे आईपीएस बनना है और उस हवलदार को सस्पेंड करना है। मैं उसे बर्बाद करके रहूंगा। गुप्ता अभी भी उस हवलदार द्वारा किए गए अपने अपमान को भूल नहीं रहा था। गुप्ता अभी भी उस हवलदार द्वारा किए गए अपमान को भूला नहीं था, बल्कि उस अपमान का बदला लेने के लिए एक कारगर रणनीति पर काम कर रहा था। दोनों समझ गए कि गुप्ता के दिल पर थाने वाली घटना का जो गहरा असर हुआ है, लेकिन श्रद्धा को आईपीएस की वर्दी बहुत आकर्षक लगी थी। वापस लौटते समय श्रद्धा ने अपने मन की इच्छा मनोज से कहा, मनोज, तुम यदि आईपीएस की वर्दी पहनोगे तो बहुत ही अच्छी लगोगे। मनोज ने श्रद्धा से मजाक में कहा, ठीक है श्रद्धा, मैं गुप्ता से पूछ लूंगा कि उसने यह वर्दी कहाँ से खरीदी है। मैं भी पहनकर पढ़ूंगा कल से। श्रद्धा मनोज के इस मजाक पर जो है खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर उसने कहा, नहीं मनोज, मैं तुम्हें आईपीएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। जो हुक्म मेरे आका। मनोज ने एक्टिंग करते हुए श्रद्धा से मजाक में कहा। मनोज का मजाक सुनकर श्रद्धा मुस्कुरा गई। दोनों गांधी विहार की मेन रोड पर आ गए। मनोज ने पांडे को आते हुए देखा। दोनों पांडे के लिए रुक गए, पर पांडे उन दोनों के पास से बिना उनकी तरफ देखे हुए जो है निकल गया। 2 महीने पहले दी हुई यूपी मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आ गया। ग्रुप में से केवल अविनाश की यूपी मुख्य परीक्षा जो है क्लियर हुई थी। मनोज उत्तर प्रदेश पीसीएस की मुख्य परीक्षा में असफल होने से दुखी था। उसने परीक्षा में कई प्रश्नों के उत्तर आधे अधूरे लिखे थे।
यहाँ तक कि ब्रिटेन में हुए जातीय दंगे के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं था। इतिहास में चार्टिस्ट आंदोलन, अमेरिका के गृह युद्ध और प्राचीन भारत में गणतंत्र के उत्तर भी अच्छे से वह नहीं लिख पाया था। उसकी तैयारी इतनी सघन नहीं हुई थी कि सभी प्रश्नों के बेहतरीन उत्तर वो लिख सके। मनोज दुखी और निराश अपने कमरे में बैठा था। अब उसके पास अपनी असफलता के मूल्यांकन के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। मनोज की स्थिति समझते हुए और उसे प्रोत्साहित करते हुए श्रद्धा बोली, मनोज, अपनी असफलता से दुखी होने का कोई लाभ नहीं, बल्कि चिंतन करने की जरूरत है कि असफलता क्यों मिली। यही चिंतन तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगा। मुझे लगता है कि तुम्हें जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करनी चाहिए। बिना कोचिंग के तुम इन विषयों में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तुम सही कह रही हो। मनोज को भी लग रहा था कि कोचिंग के अभाव में यूपी पीएससी का रिजल्ट खराब रहा है। मनोज कोचिंग के लिए पैसों की व्यवस्था करने कुछ दिनों के लिए गांव चला गया। पिता कई महीनों से गांव नहीं आए थे। उसने माँ से कुछ पैसे मांगे तो माँ ने पिता को पूछना शुरू कर दिया, अब मैं कहाँ से लाऊं पैसा? बाप ने तो कसम खाई ली है कि नौकरी ठीक से ना करेगो, चाहे मोड़ा मोड़ी भीख मांगे। उसने माँ से कहा, सब ठीक हो जाएगा, मेरी नौकरी लग जाए फिर कुछ परेशानी नहीं होगी। निराशा के इस वातावरण में उसने माँ को बहुत दूर किसी उम्मीद की झलक दिखाई, जिसका अभी तक कोई नामो निशान नहीं था। माँ, मेरे पास पैसा नहीं है। मैं सोच रही हूँ एक भैंस पाल लूँ। राकेश के घर एक भैंस है, वो उधार दे रहा है, दूध बेच के खर्चा चला लूंगी। मनोज को माँ की कर्मठता पर रोना आ गया। कितनी अलग दुनिया है उसके घर और गांव की। पता नहीं वह कभी अपने परिवार के लिए कुछ कर भी पाएगा या नहीं। 4 दिन तक उसने पैसों की व्यवस्था करने की कोशिश की। बेटे को परेशान देखकर माँ ने फिर कहीं से उधार पैसे लेकर जो उसे दे दिए। मनोज को गए हुए अभी 5 दिन ही हुए थे कि अकेलापन श्रद्धा को घेरने लगा था। इस अकेलेपन को दूर करने के लिए उसने अपनी उन सहेलियों से मिलना शुरू किया, जिनसे वह हॉस्टल में रहने के बावजूद कई दिनों तक नहीं मिलती थी। लेकिन 10 मिनट में ही उसका उन मन सहेलियों की बातों से उबने लगा था। उसने कॉलेज के हॉस्टल में भी कई साल अकेले बिताए थे, पर कभी इस तरह का सूनापन उसे महसूस नहीं हुआ था जो अब हो रहा था। कोचिंग जाते समय या शाम को कोचिंग से वापस आते समय उसकी आंखें लोगों की भीड़ में एक ही चेहरा तलाशती रहती, पर वह चेहरा वहां नहीं था। तमाम आवाजों में उसके कान एक ही आवाज को सुनने के लिए तरसते रहते, पर वह आवाज वहां नहीं थी। बार बार अपनी बालकनी से नीचे सड़क को देख आती, पर उस सड़क पर उसे वह दिखाई नहीं देता, जिसे देखने की तड़प उसके मन में थी। कहाँ है मनोज का गांव? कहाँ है उसका घर? उसे नहीं पता। कोई फोन नंबर मनोज के घर का उसके पास नहीं था। उसकी इच्छा हुई कि वह मनोज के दोस्तों से मिलने गांधी विहार ही चले जाए। शायद पांडे के पास मनोज के घर का या उसके आस पड़ोस का कोई फोन नंबर हो, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। थक हार कर वह अपनी किताबों में अपना मन लगाने की कोशिश करती, पर आधा घंटा पढ़ना भी उसके लिए मुश्किल हो जाता। खाने का टिफिन उसका अधूरा ही वापस चला जाता। उसकी भूख भी जैसे मर चुकी थी। अजीब सी स्थिति हो गई थी उसकी। उसने मनोज से कह दिया पढ़ाई वे पढ़ाई के दोस्त हैं, कोई अलग एक्सपेक्टेशन उसे नहीं रखना चाहिए। पर पता नहीं मनोज ने उस पर कौन सा जादू कर दिया था। उसका कहीं मन नहीं लग रहा था। अल्मोड़ा जाने से पहले जो हालत मनोज की थी, वही इस समय उसकी हो रही थी। लेकिन मनोज के इस इंतजार के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसे आज समझ आ गया कि मनोज किस मजबूरी में अल्मोड़ा गया होगा। मनोज दिल्ली आ गया। उसने श्रद्धा के हॉस्टल की घंटी बजाई। पैरों में पंख महसूस करते हुए श्रद्धा नीचे आई। मनोज के आने से श्रद्धा सुख से भर गई। उसका अकेलापन दूर हो गया। मनोज के कमरे तक पहुंचते पहुंचते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। कुर्सी पर बैठी श्रद्धा ने आंखें बंद कर ली। भरी हुई आंखें कब तक भरी रहती? आंसू छलक आए। मनोज चुपचाप बैठा रहा। लगभग 5 मिनट तक दोनों शांत उसी भाव और स्थिति में बैठे रहे। फिर उसने एक लंबी सांस ली, जैसे पिछले 5 दिन का सारा दर्द, अकेलापन, उदासी से निजात मिल गया हो। क्या हुआ श्रद्धा? मनोज ने पूछा। श्रद्धा के मन का पारखी मनोज शायद उसके मन की हालत समझ गया था। श्रद्धा अभी बोलने की स्थिति में नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ मनोज को देखती रही। एकटक उसने अपनी गीली आंखों की चुगली को छुपाने के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। आंसू और मुस्कुराहट का कॉन्ट्रैक्ट उसके चेहरे पर था। अजीब स्थिति थी। उसकी आंखें उसके प्यार को दिखाने की आतुर थी और मुस्कुराहट उस प्यार को छुपाने की असफल कोशिश कर रही थी।
श्रद्धा मनोज से कुछ कहना चाहती थी। यह कुछ कहने के लिए वह हिम्मत जुटा रही थी, लेकिन काफी देर तक वह अपने मन की बात नहीं कह पाई और मनोज सांस रोक के बैठा रहा। मनोज की अनुपस्थिति में उसकी याद श्रद्धा को बेचैन कर रही थी, लेकिन मनोज के आते ही शायद वह बेचैनी दूर हो गई थी। मनोज की दिल्ली में अनुपस्थिति ने श्रद्धा के मन को विचलित कर दिया, पर मनोज के आते ही उसका मन उसके नियंत्रण में आ गया। कुछ देर अव्यवस्थित रहने के बाद श्रद्धा के चेहरे पर अब एक शांत मुस्कुराहट ही रह गई। वह कुर्सी से उठी और उसने इस महीने की प्रतियोगिता दर्पण उठा ली और मनोज को देते हुए कहा, मनोज, तुमने बहुत दिन अपने घर में बर्बाद कर दिए हैं, अब पढ़ाई पर ध्यान दो। लो, ये लेख बहुत अच्छा है, इसमें भारत की अंतरिक्ष के क्षेत्र में उपलब्धियां हैं, तुम जोर से पढ़ो। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज समझ गया कि इस लड़की को जीतना असंभव है। मजबूरी में उसने सामने किताब रखकर पढ़ना शुरू किया। दूर दिखने वाला आसमान और उसमें चमकने वाले तारे हमेशा से इंसान के लिए रहस्य और आकर्षण का केंद्र रहे हैं। तीसरे अटेम्प्ट के लिए जनरल स्टडी और इतिहास की कोचिंग करने की मनोज की इच्छा थी। माँ द्वारा दिए पैसों से उसने केवल इतिहास की कोचिंग पढ़नी शुरू कर दी। जनरल स्टडी की कोचिंग के पैसे उसके पास नहीं बचे। मनोज और श्रद्धा दोनों की सिविल सर्विस की प्रीलिम्स इस बार क्लियर होगी। मनोज की तीसरी और श्रद्धा की पहली प्रीलिम्स थी वह। अविनाश नवल की प्रीलिम्स भी क्लियर हो गई। पिछली मेंस में अविनाश और नवल सफल नहीं हो पाए थे। इस बार उन्हें फिर से मेंस देने का मौका मिल रहा था। गुप्ता का फिर से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। मनोज का साथ छोड़कर सफलता प्राप्त करने का सिद्धांत पांडे के काम नहीं आया। परीक्षा में सफलता का कोई भी फुल प्रूफ सिद्धांत अभी भी पांडे को नहीं मिला था। अपने प्यार के साथ मनोज प्रीलिम्स में सफल हो गया था, जबकि पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाले प्यार के माहौल से दूर रहने वाला पांडे फिर असफल हो गया था। पिछली मेंस में असफल होने के बाद नवल एक बार फिर अपनी प्रीलिम्स निकलने के कारण उत्साहित था। सफलता से उत्साहित नवल की इच्छा असफल पांडे पर व्यंग करने की होने लगी। नवल ने पांडे से कहा, पांडे, प्यार करने वाले का प्रीलिम्स क्लियर हो गया और प्यार से दूर रहने वाले फेल हो गए, अब क्या कहोगे? पांडे ने प्रीलिम्स के लिए मनोज से अलग रहकर मेहनत की थी, पर वह नहीं जानता था कि कमी कहाँ रहेगी। मनोज की सफलता और अपनी असफलता से पांडे के मन में मनोज के लिए ईर्ष्या पैदा हो रही थी। उसने अब मनोज को अपना कॉम्पिटिटर मानते हुए कहा, अभी तो मनोज का केवल प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, आगे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। प्यार में डूबे मनोज का फाइनल सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, मुख्य परीक्षा ही पास नहीं कर पाएंगे। प्यार के साथ सिलेक्शन असंभव है नवल। मुख्य परीक्षा होने तक श्रद्धा रोज मनोज के कमरे पर आ जाती और दोनों साथ पढ़ाई करते। पढ़ने से समय बच जाता तो बातें करने लगते और बातें पूरी हो जाती तो पढ़ाई करने लगते। दोनों को नहीं पता था कि इतने बड़े सिलेबस को किस तरह से तैयार करें, क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। इतिहास और हिंदी में मनोज की कोचिंग के नोट्स पढ़ता रहा। जनरल स्टडी में वह अव्यवस्थित ही बना रहा। पैसों के लिए मनोज अभी भी 2 घंटे कुत्ते घुमाने का काम कर रहा था। मनोज, श्रद्धा, अविनाश और नवल ने आईएएस की मुख्य परीक्षा दे दी थी। सभी लोग अपने रिजल्ट का इंतजार करने लगे। सामान्य अध्ययन के पेपर मनोज के अच्छे नहीं गए थे। इतिहास, हिंदी, साहित्य में भी वह उतना टू द पॉइंट नहीं लिख पाया था जितना परीक्षा में पूछा गया था। उत्तर लिखते समय सभी पॉइंट मनोज को याद नहीं रहे। मौलिक कर्तव्य पूछे गए तो मनोज केवल 5-6 मौलिक कर्तव्य ही लिख पाया था, शेष उसे याद ही नहीं आई। देवनागरी लिपि की विशेषताएं भी उसे आधी अधूरी ही याद रही। मुख्य परीक्षा में पास होने लायक तैयारी मनोज नहीं कर पाया था। श्रद्धा की भी यही स्थिति थी। रिजल्ट आ गया। मनोज और श्रद्धा का मुख्य परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। मनोज के 3 अटेम्प्ट बेकार हो गए थे। एक भी अटेम्प्ट में उसने मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं की थी। एक भी अटेम्प्ट में उसने मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं की। नवल की तैयारी में भी कमी रह गई थी, वह भी मुख्य परीक्षा क्लियर नहीं कर पाया। लेकिन अविनाश ने कमाल कर दिया था सिविल सर्विस की इस परीक्षा में। फाइनली वह दिल्ली अंडमान सर्विस डोनिक्स में डिप्टी कलेक्टर बन गया। और उसे अभी प्रॉपर आईएएस बनना था, इसलिए अपने अगले अटेम्प्ट की तैयारी जारी रखनी थी। कुछ दिन बाद उत्तर प्रदेश पीएससी का भी फाइनल रिजल्ट आया, जिसमें अविनाश अकाउंट ऑफिसर बन गया था। अविनाश ने अपनी दोहरी सफलता के लिए बत्रा सिनेमा के पीछे अपनी रसोई रेस्टोरेंट में पार्टी दी। नवल, पांडे, गुप्ता, शरद, मनोज और श्रद्धा को आमंत्रित किया। मनोज के नए रूम पार्टनर शरद ने हालिया सफल हुए अविनाश से उसकी सफलता का राज पूछा। अविनाश भैया, आपकी तैयारी का क्या तरीका था, हमें भी सफलता के टिप्स बताएं प्लीज। ये जानना
इतना आसान नहीं है शरद। गुरु ज्ञान लेने के लिए तपना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। आपके लिए सफलता जब जीने मरने का प्रश्न बन जाए तब मैं सफलता की राज बताऊंगा। नहीं तो ऐसे तो कई लोग पूछते हैं, एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं। अविनाश ने कहा। शरद ने अविनाश से हिम्मत करके फिर पूछा, आप कैसे समझेंगे कि किसके लिए सफलता जीने मरने का प्रश्न बन चुकी है? तुम्हें देखकर आसानी से समझ आता है कि तुम अभी गंभीर नहीं हुए। तुम्हें हर दूसरे महीने अपने किसी कजन की शादी में ग्वालियर जाना पड़ता है। कितने कजन हैं तुम्हारे? नई नई सफलता से पैदा हुए आत्मविश्वास से भरे हुए अविनाश ने नई नई तैयारी करने आए शरद की पढ़ाई के प्रति लापरवाही पर कटु प्रहार किया। शरद की उम्मीद नहीं थी कि अविनाश उसे इस तरह के व्यंग के माध्यम से पढ़ाई के लिए प्रेरित करेगा, पर सवाल अविनाश को इस फील्ड का नया खिलाड़ी शरद कोई जवाब नहीं दे पाया। अविनाश की बात सुनकर शरद चुपचाप सामने रखा सूप पीने लगा। की परीक्षा की असफलता के कारण वह चिंतन कर रहा था कि उसकी तैयारी में क्या कमी रह गई थी। मनोज को लग रहा था कि कहीं न कहीं मेहनत के बावजूद उसकी पढ़ाई के तरीके में जरूर कोई खामी रह गई थी। पढ़ाई के सही तरीके को तलाशने के लिए उसने चिंतित होकर अविनाश से पूछा, अविनाश बताओ ना, क्या तरीका रहा तुम्हारा पढ़ाई का? तुम्हारे अनुभव से हम लोगों को भी लाभ होगा। कुछ विशेष नहीं, किसी दिन समय निकाल कर आओ तो विस्तार से बात करेंगे, अविनाश ने मनोज को टालते हुए कहा। पांडे चुपचाप बैठा यह चर्चा सुन रहा था। सामने रखी सलाद की प्लेट में से टमाटर का टुकड़ा उठाते हुए उसने अविनाश से कहा, अविनाश, मनोज के पास समय कहाँ है इन व्यर्थ की बातों के लिए? वे तो पहले ही बहुत व्यस्त हैं। पांडे इस बात से खुश था कि मनोज के प्रति उसकी भविष्यवाणी सही निकली। प्यार में डूबा मनोज मुख्य परीक्षा में फेल हो गया था। पांडे ने अपने सामने बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे नवल से कहा, क्यों नवल, मैंने कहा था ना, प्यार के कारण मनोज का सिलेक्शन असंभव है। उसने पास बैठी श्रद्धा का भी कोई लिहाज नहीं किया। पांडे मनोज के मेंस में असफल होने का कारण केवल श्रद्धा को मान रहा था। अविनाश अपने सिलेक्शन की खुशी में दी जा रही पार्टी में पांडे की कुंठा को सहने के मूड में नहीं था। अविनाश ने उसे फटकारते हुए कहा, बकवास मत करो पांडे, तुम मंचूरियन खाओ। अविनाश की बात का पांडे पर कोई असर नहीं हुआ। वह मनोज की असफलता की अपनी भविष्यवाणी से अति उत्साहित हो गया था। वह अपने स्थान पर खड़ा हुआ और हाथ हिलाते हुए मनोज के घाव पर नमक छिड़कना शुरू किया। मनोज जी, आप एक सीन की कल्पना कीजिए। आज से 10-15 साल बाद जब आपको श्रद्धा जिंदगी के किसी मोड़ पर मिलेंगी और पूछेंगे कि मनोज, आजकल क्या कर रहे हो, तो आप क्या कहेंगे? आटा चक्की पर काम कर रहा हूँ या जोरा से मुरैना टेम्पो चला रहा हूँ। पांडे की बात सुनकर मनोज और श्रद्धा का चेहरा उतर गया। मनोज को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पांडे पार्टी के इस माहौल में इतनी घटिया बात कर सकता है। श्रद्धा की आंखों में आंसू बहने लगे। मनोज कभी श्रद्धा को देखता, कभी पांडे को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। पांडे की बात सुनकर अविनाश भड़क गया। पांडे, यदि तुम अच्छा नहीं बोल सकते तो अपना मुंह बंद करो। तुम तो प्रीलिम्स में ही फेल हो गए थे, तुमने कौन सा तीर मार लिया? मनोज ने कम से कम मेंस परीक्षा तो दी थी। पांडे ने बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और बहुत देर से सामने रखे मंचूरियन को खाते हुए कहा, मैं तो मनोज के भले के लिए कह रहा हूँ, पर उन्हें भले की बात कहाँ समझ आती है। पांडे मनोज का सारा भला श्रद्धा के बिना करना चाहता था। श्रद्धा के साथ मनोज के भले का कोई प्लान पांडे के पास नहीं था। अपनी बात पूरी करके पांडे ने मंचूरियन की ग्रेवी को फ्राइड राइस में मिलाकर खाना शुरू कर दिया। अपमान और शर्मिंदगी के कारण श्रद्धा का पार्टी में बैठना मुश्किल हो गया था। वह अपने आंसू पोंछती हुई उठी और पार्टी छोड़कर जाने लगी। मनोज भी उसके पीछे चल दिया। मनोज को वहां से जाते हुए देख पांडे ने लोगों को सुनाते हुए कहा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसके पहले भी मनोज के कई बार अपमान हुए थे। गांव में घुसते ही व्यंग बाण झेले थे। लाइब्रेरी में भी उसे अपमानित किया गया था। अपमान और बेबसियों की एक लंबी श्रृंखला को उसने झेला था, पर आज श्रद्धा के सामने पांडे ने उसकी योग्यता और भविष्य पर ही सवाल खड़ा कर दिया। पांडे ने उसकी इस असफलता का सारा टिकरा उसके प्यार पर फोड़ दिया। दोनों सिर झुकाए साथ चले जा रहे थे। दोनों मुखर्जी नगर के पार्क में जाकर बैठ गए। मनोज ने गुस्से में श्रद्धा से कहा, मैं पांडे को कभी माफ नहीं करूंगा, ये अपमान मैं नहीं भूलूंगा। श्रद्धा ने ठंडी आवाज में कहा, पांडे ने तो हमें आईना दिखाया है, असफलता ऐसे ही अपमानित होती है। अब इन अपमानों की आदत डाल लो मनोज। चेहरे का रंग लाल हो गया था मनोज का। श्रद्धा अपनी बात कहकर मनोज की प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही थी, पर मनोज अभी भी अपमान से जल रहा था। मनोज को चुप देखकर श्रद्धा ने कहा,
इसलिए मैं कहती थी कि केवल पढ़ाई पर ध्यान दो, बेकार की बातों को दिमाग से निकाल दो, पर तुम्हारे साथ अब लोग मेरा भी अपमान कर रहे हैं। पांडे के कड़वे व्यंग से आहत मनोज को उम्मीद थी कि श्रद्धा पांडे को भला बुरा कहेगी, पर जब श्रद्धा ने मनोज पर ही दोष लगाया तो वह उखड़ गया। ऐसा कौन सा अपराध कर रहा हूं मैं जो बार बार मुझे अपमानित किया जाता है? तुम भी मुझे गलत कह रही हो। पहले से अपमानित मनोज की आवाज थरथराने लगी और वह सामान्य से तेज हो गया। उसने अपने कपकपाते हुए हाथों से पार्क की बेंच के हत्थे को कसकर पकड़ लिया। मैं तुम्हें गलत नहीं कह रही मनोज, पर बार बार ये प्यार अधूरी बात ही कह पाई श्रद्धा मनोज से। यह बात उलझी हुई थी कहीं। मनोज ने सामने खड़ी श्रद्धा की आंखों में गहराई से देखते हुए पूछा, किससे प्यार कर रहा हूं मैं? क्या प्यार कर रहा हूं मैं? फिर कुछ देर रुककर उसने श्रद्धा से फिर पूछा, कौन मुझसे प्यार करता है? तुम्हें तो पता ही होगा। पता है तो बताती क्यों नहीं? मनोज बेंच से उठकर खड़ा हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वह खड़े होकर क्या करे, इसलिए वह फिर से बेंच में बैठ गया। मेरे हाथ में नहीं है कुछ भी श्रद्धा, मैं क्या करूं? नहीं निकलती तुम मेरे दिल से, मैं क्या करूं? कोई कुछ भी कहे, मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। मैं प्यार नहीं कर रहा तुमसे, तो मैं तो केवल सांसें ले रहा हूँ तुम्हारे नाम की। पांडे पूछता है कि 15 साल बाद तुम पूछोगी कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं क्या कहूँगा? 10-20 साल बाद नहीं, हजारों साल बाद भी तुम पूछोगी ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं भी यही कहूंगी कि तुम्हारे नाम के साथ सिर उठाए खड़ा हूँ। न जाने कब से मनोज के मन में दबी हुई प्यार की चिंगारी भड़क उठी। बिना किसी संकोच के मनोज ने श्रद्धा के सामने अपने प्यार को अभिव्यक्त कर दिया। श्रद्धा की आंखें अब हिल नहीं पा रही थी, वे मनोज के चेहरे पर जम सी गई थी। मनोज की नजरें अंधेरे पार्क में कुछ ढूंढने लगी। जब उसे अपनी नजरें पार्क में घुमाने के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उसने दो लंबी सांसें भरकर श्रद्धा से फिर कहना शुरू कर दिया, पांडे कहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। क्या मैं इतना कमजोर हूँ? क्या प्यार कमजोर कर देता है? बस मुझे लगे कि तुमने 2 घड़ी मेरे बारे में सोचा, इतने से ही मैं भरा भरा घूमता फिरूं। बस तुम एक नजर मुझे देख भर लो, इतने से ही मैं ये दुनिया उलट पलट कर दूं। ये नौकरी सिलेक्शन क्या चीज है? अपने वाक्य के अंत तक आते आते श्रद्धा के प्यार में मनोज पूरी तरह डूब चुका था। इसे डूबने से वह बच पाएगा ऐसा उसे लग रहा था। श्रद्धा को लग रहा था कि मनोज अपनी नहीं शायद उसकी खुद की बात कर रहा है। श्रद्धा भी मनोज के बारे में यही सब सोचती रहती थी। मनोज जब 5 दिनों के लिए अपने गांव चला गया तब वह उसके लिए परेशान हो गई थी। आज उसकी बात सुनकर न जाने कब से रुके हुए आंसू उसकी आंखों में आने को तरस रहे थे, लेकिन वह उन्हें रोकने की बहुत कोशिश कर रही थी। 1-2 मिनट बाद उसने कहा, चलो मनोज, देर हो रही है। मनोज उठा और श्रद्धा के साथ चलने लगा। चुपचाप श्रद्धा के हॉस्टल पहुंचने तक रास्ते पर दोनों में से कोई नहीं बोला। मनोज के पास बोलने के लिए अब कुछ था नहीं। वह तो अपने आप को खाली कर चुका था और श्रद्धा शायद अपने भरे मन में से बोलने लायक कोई मोती चुनने की कोशिश कर रही थी। हॉस्टल के बाहर स्ट्रीट लाइट में दो छोटी लड़कियां बैडमिंटन खेल रही थी। श्रद्धा हॉस्टल के गेट से सटकर खड़ी हो गई। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। तुम में अगर क्षमता नहीं होती तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं कहना था। अपनी क्षमता के साथ न्याय न करना खुद से और इस समाज से अन्याय करना होगा। सारे अपमानों से बदला लेने का केवल एक ही तरीका होता है, वह है सफल होकर दुनिया के सामने खड़े हो जाना। श्रद्धा मनोज की क्षमता पर भरोसा जता रही थी। अब विदा की बारी थी। बैडमिंटन खेल रही लड़कियों में से बैडमिंटन खेल रही लड़कियों में से एक लड़की की शटल रैकेट पर कम आ रही थी, नीचे अधिक गिर रही थी। श्रद्धा ने खेलती हुई लड़कियों की तरफ देखते हुए मनोज से कहा, मनोज, मैं केवल 2 घड़ी तुम्हें याद नहीं करती, हमेशा तुम्हें याद करती हूँ। उसकी आंखों के सामने मनोज के गांव जाने वाले 5 दिन अचानक ठहर गए। अकेले उदास दिन, हर जगह मनोज को ढूंढते तलाशते दिन, मनोज के बिना निर्जीव से पड़े दिन, मनोज के आने के बाद फिर से चंचल और सुख से भरे दिन। उसने अपनी आंखें लड़कियों की तरफ से हटाकर मनोज की तरफ कर ली। मनोज की आंखों में देखते हुए श्रद्धा ने कहा, मनोज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। कुछ देर सन्नाटा रहा, केवल जैकेट पर शटल के लगने की आवाज आ रही थी। श्रद्धा ने मनोज को एकटक देखते हुए कहा, अब उलट पुलट दो ना ये दुनिया, प्लीज मनोज। श्रद्धा ने मनोज के प्यार और उसकी क्षमताओं को एकसार कर दिया। इतना कहकर श्रद्धा ने एक पल मनोज को देखा और पलटकर
हॉस्टल में चली गई। मनोज गेट पर खड़ा रह गया। अपनी उसकी दुनिया अचानक एक पल में बदल गई थी। श्रद्धा की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी, अब उलट पुलट दो ना ये दुनिया प्लीज मनोज। बैडमिंटन में जीतने वाली लड़की ने हारने वाली लड़की से कहा, तू शटल पर फोकस नहीं कर रही है, इसलिए बार बार हार जाती है, फोकस करना। मनोज ने लड़की की आवाज सुनी और हल्की मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। फिर वह तेजी से पलटा और नेहरू विहार जाने की जगह गांधी विहार जाने लगा। गांधी विहार जाने के लिए जब कोई भी टेम्पो खाली नहीं मिला तो उसने गांधी विहार जाने के लिए दौड़ लगा दी। मनोज को बार बार श्रद्धा की बात सुनाई दे रही थी, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। कब से यह एक वाक्य मनोज सुनना चाह रहा था श्रद्धा से। कब से वह श्रद्धा के चेहरे को इसी लालसा से देखता था कि वह उसके प्यार को स्वीकार करके मुस्कुरा जाए। आज वह दिन आ गया था, लेकिन क्या प्यार किसी के भीतर इतनी ऊर्जा भर देता है? मनोज को लग रहा था कि वह दौड़ नहीं पा रहा है, बल्कि उड़ रहा है, और उड़कर अविनाश के कमरे पर नहीं जा रहा है, बल्कि आसमान के तारे तोड़ने जा रहा है। अब तक की असफलता की निराशा पीछे छूटती जा रही थी और सफलता की उम्मीद उसे आगे बढ़ा रही थी। 10 मिनट लगातार दौड़ने के बाद वो अविनाश के कमरे पर पहुंच गया। अविनाश ने रात को 10 बजे मनोज को हाँफते हुए अपने दरवाजे पर देखा तो चौंक गया। मनोज ने बिना समय बर्बाद किए अविनाश से कहा, अविनाश मेरे पास अब केवल लास्ट अटेम्प्ट बचा है, मैं इस लास्ट अटेम्प्ट में कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तुम मुझे बताओ कैसे पढ़ाई करना है। अविनाश समझ गया कि उसके दिल पर गहरी चोट लगी है। फिर अविनाश ने उससे कहा, कल आ जाते, रात को क्यों परेशान हुए? मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, एक एक पल मेरे लिए जो है बहुत कीमती है, मनोज ने तपाक से कहा। अविनाश ने अपने हाथ में बंधी डिजिटल वॉच उतारी और उसे देते हुए कहा, अब तुम पढ़ाई के सही ट्रैक पर आ गए हो, इसी खुशी में ये गिफ्ट मेरी तरफ से। मनोज ने चौंकते हुए कहा, थैंक यू अविनाश, लेकिन मुझे गिफ्ट की जरूरत नहीं है। तुम यदि पढ़ाई के कुछ टिप्स बताओगे तो मेरे लिए बहुत उपयोगी होंगे। उसने चुपचाप अविनाश द्वारा दी गई डिजिटल वॉच अपनी कलाई पर बांध ली। अविनाश ने मनोज की कलाई पकड़कर उस घड़ी का एक बटन दबाया और उसने कहा, मनोज यह एक स्टॉप वॉच है, अब मैं तुम्हें पढ़ाई के कुछ नियम बताऊंगा। स्टॉप वॉच मैंने शुरू कर दी है, जितनी देर में तुमसे बात करूंगा उतना समय यह वॉच दिखाएगी। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब, अविनाश ने आगे कहा। मनोज 22 मई को आईएएस प्रीलिम्स है, यानी अब केवल 1 महीना बचा है। इस 1 महीने में तुम्हें केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना है, मुख्य परीक्षा को अभी भूल जाओ। कुछ देर रुककर अविनाश ने आगे कहना जारी रखा, मनोज तुम पुराने सालों के पेपर कई बार सॉल्व करो, क्योंकि प्रीलिम्स में तुम्हें पुराने सालों के पेपर में से कई प्रश्न सीधे सीधे आ जाते हैं और हम वही प्रश्न गलत कराते हैं। प्रीलिम्स में केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, तो तुम्हें इस पूरे महीने में प्रैक्टिस बुक से हजारों ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल करना है। सिलेबस का कोई भी टॉपिक हल्के में नहीं लेना है। मनोज अविनाश की दी जा रही टिप्स को नोट भी करता जा रहा था। अविनाश ने जनरल स्टडी के बारे में बताया, जनरल स्टडी में मैं भी यही ट्रेंड रहेगा। हाँ, आजकल परीक्षा में करंट अफेयर बहुत पूछा जाता है, इसलिए किसी मासिक पत्रिका से तुम हर महीने का करंट अफेयर जो है तैयार कर लो। इतना कहकर उसने मनोज की कलाई पकड़ी और स्टॉप वॉच बंद कर दी। फिर उसने कहा, मनोज मेरी बात पूरी होने में 12 मिनट 16 सेकंड लगे। मनोज ने देखा कि घड़ी 12 मिनट 16 सेकंड पर रुक गई थी। अविनाश ने पूछा, तुम रोज कितने घंटे पढ़ते हो? 10 घंटे, मनोज ने सोचते हुए कहा। अविनाश ने हंसते हुए पूछा, कंफर्म? मनोज चुप हो गया, उसने अभी अपने घंटे गिने नहीं थे। अविनाश ने कहा, अब तुम्हें एक एक मिनट का ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए यह स्टॉप वॉच हमेशा अपनी कलाई पर बांधो। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तो स्टॉप वॉच चालू रखना, जब तुम खाना खा रहे हो, कोई मिलने आ गया हो या किसी से बात कर रहे हो इसे रोक देना। एक डायरी में स्टॉप वॉच के हिसाब से पढ़े गए रोज के घंटे आपको रिकॉर्ड के लिए जो है दर्ज करने हैं। 8 घंटे पर पुअर, 10 घंटे पर गुड और 12 घंटे पर जो है वेरी गुड खुद को दो। अब तुम्हें सेल्फ मोटिवेट होकर जो है पढ़ाई करना है। मनोज ने इस तरह की पढ़ाई जो है अपने पहले जो है कभी नहीं की थी। इस तरह के घंटों का हिसाब तो कभी किया ही नहीं था। सामने किताब रहती थी और वह अपने रूम पार्टनर पांडे से बात करता रहता था और सोचता था कि आज तो 10 घंटे जो है पढ़ाई कर ली। मनोज अविनाश के कमरे से उत्साहित होकर अपने कमरे पर चला गया। अगले दिन उसने श्रद्धा से अपनी पढ़ाई की नई प्लानिंग डिस्कस की। मनोज, अविनाश एकदम सही कह रहा है, मैं तो अब उत्तरांचल पीएससी पर फोकस करूंगी, इस साल का आईएएस एग्जाम मैं नहीं दे रही।
लेकिन तुम्हें अपने चौथे और आखिरी अटेम्प्ट की तैयारी करना है। केवल उस पर जो है फोकस करो। अब नहीं तो कभी नहीं। मैं अपने मनोज को आईएएस बना हुआ देखना चाहती हूँ। एक दिन पहले मनोज के प्यार को स्वीकार करने वाली श्रद्धा ने मनोज से कहा। शुरू शुरू में मनोज की पढ़ाई स्टॉप वॉच के अनुसार जो है 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाती थी। धीरे धीरे उसने 10 से जो है 12 घंटे रोज स्टॉप वॉच के अनुसार जो है पढ़ाई करना जो है शुरू कर दिया। इस तरह महीने भर में मेहनत और रणनीति से जो है उसने प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी कर ली। श्रद्धा चाहती थी कि मनोज केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, इसलिए उसने मनोज को शाम को कुत्ते घुमाने में जो है समय बर्बाद करने से जो है मना कर दिया। श्रद्धा ने तय किया कि वह अपने खर्चे कम कर देगी और और बचे हुए पैसों से जो है मनोज को बचे हुए पैसे जो है मनोज को दे देगी। श्रद्धा ने एक लड़की को जो है रूम पार्टनर रख लिया था, जिससे 1,000 रुपये जो श्रद्धा के बचने लगे थे। यह पैसे मनोज के कमरे का किराया भरने के काम आने लगा। श्रद्धा के कहने पर मनोज ने शाम को कुत्ते घुमाने का जो है काम बंद कर दिया। प्रीलिम परीक्षा जो है हो गई। मनोज को अब प्रीलिम्स क्लियर करने में अब कोई संदेह नहीं था। श्रद्धा ने इस बार प्रीलिम सर्विस के जो है सिविल सर्विस के स्थान पर जो है उत्तरांचल पीएससी का प्रीलिम्स दिया था। प्रीलिम परीक्षा के अगले दिन विकास सर की कोचिंग से मैं पिछले साल आईएएस बन चुके हिंदी मीडियम के विद्यार्थी सौरभ राव तैयारी करने वाले स्टूडेंट को जो है परीक्षा पास करने के टिप्स देने आए। मनोज मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए जो सटीक रणनीति तलाश कर रहा था। वह सिलेक्टेड सौरभ राव की सफलता की रणनीति को अक्षरश पालन करने को बेताब था। उसने सौरभ राव से पूछा, सर मुख्य परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए क्या करें? सौरभ राव ने बताया, लोग मानते नहीं, पर यदि कुछ बातें याद रखें तो सफलता जरूर मिलती है। सौरभ राव ने आगे कहा, मुख्य परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं पूछे जाते, बल्कि निबंधात्मक उत्तर परीक्षा में लिखने होते हैं। इसलिए प्रीलिम्स की पढ़ाई की स्ट्रेटेजी जो है मुख्य परीक्षा के किसी काम की नहीं है। मुख्य परीक्षा के लिए यही स्ट्रेटेजी है कि अधिक से अधिक याद करो, अधिक से अधिक लिख कर देखो, परीक्षा के पुराने पेपर सॉल्व करो, बहुत सारे मॉक टेस्ट देते रहो। सौरभ राव की क्लास के बाद मनोज ने श्रद्धा से कहा, श्रद्धा मुझे समझ आ गया कि मैं तीसरे अटेम्प्ट में क्यों असफल रहा था। उस अटेम्प्ट में मैंने केवल नोट्स पढ़े थे, लेकिन उन्हें याद करके जो है कई बार लिखकर नहीं देखा था। टेस्ट भी नहीं दिए थे। केवल पढ़ने से काम नहीं चलता, बल्कि याद कर करके जो है कई बार लिखकर जो है देखना चाहिए। बार मैं सौरभ राव सर के बताए गए तरीके से ही पढ़ूंगा। दोनों मुखर्जी नगर के शक्ति पुस्तक भंडार पहुंच गए। मनोज ने 500 कागजों के 2 पैकेट खरीदे और श्रद्धा से कहा, एक महीने में 500 पेज, यानी रोज लगभग जो है 20 पेज हमें लिखने हैं। श्रद्धा, तुम्हें भी उत्तरांचल मुख्य परीक्षा के लिए जो है यही रणनीति अपनानी होगी। अब हम रोज 20 पेज लिखेंगे, पहले याद करेंगे, फिर लिखेंगे और टेस्ट देंगे, और यह क्रम जो है परीक्षा तक चलेगा। पर मनोज के मन में कुछ आशंकाएं अभी भी थी, लेकिन एक समस्या है श्रद्धा, यदि अच्छा न लिख पाया तो गंदा लिखो, पर लिखो। अच्छा लिखने के इंतजार में ही लोग उत्तर नहीं लिखते। अधिकांश विद्यार्थी तो सीधे परीक्षा हॉल में ही जो है बार बार जो है लिखते हैं। परीक्षा हॉल में पहली बार गंदा लिखने से अच्छा है घर में कई बार गंदा लिखकर जो है हम अपना लेखन सुधार दें। श्रद्धा ने मनोज से कहा, सही कह रही हो तुम, इस बार मैं इतना लिखूंगा जितना पूरे जीवन में मिलाकर भी मैंने नहीं लिखा होगा। मनोज ने कहा। मनोज अब सुबह 4 बजे उठने लगा था। परीक्षा के पुराने पेपरों का जो है अवलोकन करता और निश्चित टॉपिक के प्रश्न का उत्तर नोट्स और किताबों से याद करता। उसे जब वह टॉपिक याद हो जाता तो निश्चित समय सीमा में उसे लिखकर जो है देख लेता। सुबह से लगातार 12 बजे तक उसने जो है उसके बाद दोपहर में 2 घंटे के भोजन और विश्राम के बाद 2 बजे से 6 बजे तक जो है दूसरे विषय में जो है यही क्रम दोहराता था। मनोज अब सुबह 4 बजे उठने लगा था। परीक्षा के पुराने पेपरों का जो अवलोकन करता और निश्चित टॉपिक के प्रश्न का जो उत्तर नोट्स और किताबों से जो है याद करता। उसे जब वह टॉपिक याद हो जाता तो निश्चित समय सीमा में उसे लिखकर देख लेता। सुबह से लगातार 12 बजे तक, उसके बाद दोपहर में 2 घंटे के भोजन और विश्राम के बाद 2 बजे से 6 बजे तक दूसरे विषय में यही क्रम दोहराता। तीसरे अटेम्प्ट के विपरीत इस बार श्रद्धा सुबह से मनोज के कमरे पर नहीं आती थी, बल्कि दिन भर की पढ़ाई का लक्ष्य दे जाती। श्रद्धा साइंस टेक, इंटरनेशनल रिलेशन और करंट अफेयर पर जो है अपने कमरे से नोट्स बनाकर जो शाम को 6 बजे उसके कमरे पर आ जाती। फिर दोनों सामान्य अध्ययन के टॉपिक जो है रात को 10 बजे तक जो है लिख लिख कर याद करते। पर इसके बावजूद मनोज के लिए सामान्य अध्ययन की समस्या अभी भी बनी हुई थी। उसे सामान्य अध्ययन की कोचिंग की जरूरत जो है महसूस हो रही थी। फिर बिना कोचिंग के जनरल स्टडी में अच्छे नंबर नहीं लाए जा सकते। एक दिन श्रद्धा ने मनोज से कहा कि उसकी सहेली एक कोचिंग में सामान्य अध्ययन पढ़ने जाती है। विनय सर ने ध्येय नाम से 1 महीने पहले ही कोचिंग खोली है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
मनोज श्रद्धा के साथ ध्येय कोचिंग पहुंच गया। श्रद्धा ने विनय सर से कहा, सर हम दो पढ़ने वाले हैं हम सर हम दो लोग पढ़ने वाले हैं, पर पैसों के अभाव में केवल एक ही फीस दे पाएगा। विनय सिंह को अपनी कोचिंग के पहले ही बैच में मुफ्त पढ़ने वाले से सामना करना पड़ा। मनोज ने विनय सर को एकदम ईमानदारी से बता दिया, सर मेरे पास जो है फीस के लिए बिल्कुल पैसे नहीं है, पर सामान्य अध्ययन पढ़ना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। विनय सर के पास जो है अभी 15 स्टूडेंट ही आए थे, उन्हें अधिक से अधिक स्टूडेंट की ज़रूरत थी, फिर भी वे फ्री स्टूडेंट नहीं चाहते थे। उन्होंने मनोज को टालने की कोशिश की, यदि मैंने तुम्हें बिना फीस के पढ़ाया तो दूसरे स्टूडेंट के साथ जो है यह अन्याय होगा। मनोज ने उम्मीद नहीं छोड़ी, उसने कहा, सर बिना जनरल स्टडी के कोचिंग के मेरा सिलेक्शन जो है संभव नहीं है। सिलेक्शन के बाद जब मुझे पहली सैलरी मिलेगी तो मैं सबसे पहले आपकी फीस चुकाऊंगा। मनोज की बात सुनकर विनय सर जो है हंस दिए। फिर उन्होंने अपने टेबल के ड्राइवर से जो है 8,000 रुपये निकाले, अपनी टेबल के ड्रॉर से जो है 8,000 रुपये निकाले और मनोज को देते हुए कहा, फीस तो तुम्हारी माफ नहीं हो सकती, इसलिए यह पैसे लो और काउंटर पर जमा कर दो। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएं तब वापस कर देना, पर अभी पैसे के अभाव में तुम पढ़ाई से वंचित नहीं हो सकते। पहली बार मिलने वाला कोई अनजान टीचर उसके लिए जो अपनी जेब से 8,000 रुपये दे रहा था। मनोज का मन विनय सर के प्रति सम्मान से भर गया। विनय सर के पढ़ाने का तरीका भी एग्जाम ओरिएंटेड था। वह पढ़ने से ज़्यादा टेस्ट लेने में भरोसा रखते थे। उनकी कोचिंग में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता, अगले दिन पढ़ाने के पहले उसका टेस्ट जरूर लेते। उसने अपने लक्ष्य के अनुसार हिंदी, इतिहास और सामान्य अध्ययन के सैकड़ों प्रश्नोत्तर लिख डाले। विकास सर, विनय सर उसके लिखे हुए उत्तर को चेक करते और गलती निकलने पर मनोज फिर से सुधार कर जो है लिखने का अभ्यास करता। बस 5 तारीख आ गई। अविनाश के कमरे पर जो है उसके बर्थडे की पार्टी चल रही थी। गुप्ता और सर डांस कर रहे थे। मनोज की पढ़ाई अच्छी चलने के कारण आज वह भी अविनाश के बर्थडे में जो है आ गया और डांस कर रहा था। उसके डांस के स्टेप बहुत ही अच्छे थे और पास बैठी हुई श्रद्धा जो है उसके अनगढ़ डांस पर जो मोहित हुए जा रही थी। नवल और पांडे बैठकर पनीर बनाने के लिए प्याज और टमाटर काट रहे थे। तभी किसी ने सूचना दी कि फिल्म्स का रिजल्ट आ गया। पार्टी थम गई। डांसरों के थिरकते हुए पैर जड़ हो गए। पार्टी बाजू के दिलों की धड़कनें अचानक बढ़ गई। मनोज धम्म से जमीन पर जो है बैठ गया। फिल्म्स के अच्छे पेपर जाने के बावजूद अंतिम अटेम्प्ट की फिल्म्स के रिजल्ट के प्रति जो आशंकित करने वाला भाई ने जो है उसे घेर लिया। प्याज और टमाटर जो अधूरे कटे छूट गए। पांडे, अविनाश, गुप्ता, नवल और मनोज रिजल्ट जानने के लिए तड़प उठे। मनोज के रूम पार्टनर शरद ने जो है यह फिल्म्स जो है नहीं दिया था, इसलिए वह केवल दर्शक बना रहा। वह सभी के रिजल्ट इंटरनेट पर देख आया। मनोज, अविनाश, नवल, पांडे का फिल्म जो है क्लियर हो गया था, गुप्ता का नहीं हुआ। वह दुख से भर गया। उसने अपने दुख को जो है कंट्रोल करने के लिए सिगरेट का एक लंबा कस लगाया और धड़ाम से जमीन पर जो है गिर गया। सब घबरा गए। अविनाश ने जो है जमीन पर गिरे हुए गुप्ता को झकझोरा, उठो बे गुप्ता। शरद ने घबराकर पानी का छिड़काव गुप्ता के मुंह पर किया। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। उसके चारों अटेम्प्ट जो खत्म हो गए थे। उसका एक बार भी फिल्म्स क्लियर नहीं हुआ था। वह अपने कमरे में गया और उसने कमरा अंदर से बंद कर लिया। गुप्ता के इस तरह कमरे को जो बंद करने से सभी लोग जो आशंकित हो गए। अविनाश ने आवाज लगाई, गुप्ता नौटंकी मत करो, बाहर आ जाओ। प्याज टमाटर जो है कट गए हैं, पनीर कौन बनाएगा। गुप्ता जो है अच्छा कुक भी था, इसलिए आज की पार्टी में पनीर बनाने का दायित्व उसी के पास था। अविनाश को डर था कि अब पनीर कैसे बनेगा। ग्रुप में आज सफलता का जो है अनुपात ज्यादा था, इसलिए अविनाश केवल गुप्ता के दुख के कारण पार्टी नष्ट करने के मूड में नहीं था। अविनाश के पुकारने के बावजूद अंदर से कोई आवाज नहीं आई। सभी की चिंता बढ़ने लगी। नवल ने गुप्ता के मन को सांत्वना देते हुए कहा, गुप्ता 4 अटेम्प्ट की व्यवस्था केवल आईएएस की परीक्षा में है। स्टेट पीएससी की परीक्षा 40 साल तक जो है दे सकते हैं, 10 साल हैं अभी तुम्हारे पास, घबराओ नहीं। इतना कहकर नवल ने दरवाजे में लात मारकर गुप्ता को चेताया कि यदि वह जल्दी बाहर नहीं आया तो दरवाजा तोड़ा भी जा सकता है। गुप्ता भी जो है ग्रुप के धैर्य की परीक्षा ज्यादा देर तक नहीं ले पाया। वह जानता था कि ज्यादा देर वो भवन में रहने के कारण ग्रुप के सदस्य उसे अकेला दुखी छोड़कर जो अपनी रसोई रेस्टोरेंट भी जा सकते हैं। फिर उसे मनाने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए वह मान गया। उसने दरवाजा खोल दिया। वापस आने पर उसके हाथ में 6 स्टील के स्टार और 2 आईपीएस के जो है तमगे थे। वह अपनी पुलिस की वर्दी में से उन्हें निकाल लाया
उसने वे तमगे और स्टार बाथरूम के बाहर रखे डस्टबिन में फेंक दिया और गाली देता हुआ बोला, साला चलो टंटा खत्म हुआ। आईपीएस में वैसे भी अपने राज्य में पोस्टिंग नहीं मिलती है। आईपीएस में वैसे भी अपने राज्य में पोस्टिंग नहीं मिलती है। केरल या पश्चिम बंगाल में आईपीएस बनने से क्या लाभ? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? मनोज ने गुप्ता द्वारा डस्टबिन में फेंके आईपीएस के स्टार और बिल्ले निकाल कर जो अपनी जेब में रख लिए। श्रद्धा ने आईएएस का यह प्रीलिम्स नहीं दिया था, लेकिन कुछ दिन बाद आए रिजल्ट में उसकी उत्तरांचल पीएससी की प्रीलिम्स क्लियर हो गई। श्रद्धा हरिद्वार जाकर जो है उत्तरांचल की मुख्य परीक्षा भी दे आई। प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद मनोज दोगुने जोश के साथ मुख्य परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उसे अब दिन रात का होश भी नहीं रहता था। 20 पेज लिखने का लक्ष्य रोज 40-30 पेज तक पहुंच गया। एक एक अजीब सा पागलपन जो है उस पर छा गया। उसके दिमाग में इस समय केवल पढ़ाई थी। वह सब कुछ भूल गया, घर परिवार दोस्त रिश्तेदार सब। केवल याद करना, लिखना बस। मुख्य परीक्षा में केवल 1 महीना बचा था। उसने विकास सर और विनय सर के यहाँ टेस्ट पेपर देना शुरू किया। मनोज पूरे 3 घंटे तक जो पूरी एकाग्रता से केवल टेस्ट पेपर जो है सॉल्व करता। वह प्रश्नों के उत्तर लिखने से जो पहले एक रूपरेखा तैयार करता कि उस उत्तर में लिखना क्या है। भले ही उस रूपरेखा को बनाने में उसे 3 या 4 मिनट लग जाए, पर बिना रूपरेखा बनाए वह प्रश्न जो है शुरू नहीं करता। मनोज ने एक महीने 25-30 टेस्ट पेपर जो कोचिंग में जाकर दे दिए। इन टेस्ट पेपरों में उससे उसका जो आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया। परीक्षा आ गई। मनोज का सेंटर जो है दिल्ली में ही था। उसके सभी पेपर हो गए। श्रद्धा उत्तरांचल मुख्य परीक्षा और मनोज आईएएस मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का जो इंतजार करने लगे। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट इंटरनेट पर लोड हो रहा था। शरद सबके रिजल्ट देखने इंटरनेट कैफे गया था। मनोज के साथ उसके कमरे पर अविनाश, नवल, पांडे मुख्य परीक्षा के रिजल्ट का सांसें थामे इंतजार कर रहे थे। पांडे ने पहली बार मुख्य परीक्षा दी थी। वह भी अविनाश के साथ मनोज के कमरे पर आ गया। श्रद्धा भी मनोज का रिजल्ट जानने उसके कमरे पर आ गई थी। प्रीलिम्स में गुप्ता कंकड़ की तरह जो है छटकर बाहर हो चुका था। वह आगे की दौड़ की झंझट से जो मुक्त हो गया था। इसलिए आज के रिजल्ट को वह केवल एक मनोरंजक घटना के रूप में देख रहा था। गुप्ता ने इस समय का सदुपयोग किया और पत्रकार की भूमिका में आ गया। उसने सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए मनोज से पूछा, मनोज जी आपका यह अंतिम अटेम्प्ट है, कैसा महसूस कर रहे हो? अविनाश ने गुप्ता को गाली देते हुए कहा, गुप्ता यहाँ प्राण निकले जा रहे हैं और तुम्हें फालतू के प्रश्न पूछ रहे हैं। पर मनोज ने गुप्ता को जवाब दिया, यह अंतिम प्रयास है, इसके बाद कुछ नहीं बचेगा। पर हाँ, मेहनत बहुत की है इस बार मैंने, इसे मैं स्वीकार करता हूँ। मैं अपनी तरफ से संतुष्ट हूँ, बाकी सब मेरे हाथ में नहीं है। तभी शरद हाँफता हुआ आ गया। सबकी सांसें अटक गई। शरद ने सस्पेंस न रखते हुए कहा, मनोज भैया और अविनाश जी मुख्य परीक्षा में जो है पास हो गए हैं। पांडे जी और नवल जी का नहीं हो पाया। मनोज को अपने कानों पर जो यकीन नहीं हुआ। उसके जीवन की पहली मुख्य परीक्षा जो क्लियर हो गई थी। वह चीख कर अपनी खुशी व्यक्त करना चाह रहा था, लेकिन पांडे और नवल का दुख देखकर उसने जो अपनी खुशी कंट्रोल कर ली। पांडे और नवल अविनाश और मनोज की खुशी के विपरीत उदास और दुखी बैठे रहे। गुप्ता को पांडे और नवल के रूप में 2 नए साथी मिल गए। अपने समाज में वृद्धि होते हुए देख वह संतुष्ट हो गया। पांडे और नवल को जो है असफल और दुखी देखकर मनोज ने कहा, तुम दोनों चिंता मत करो, अगली बार तुम्हारा जरूर हो जाएगा। निराश और दुखी पांडे पर मनोज की सांत्वना का कोई असर नहीं पड़ा। वह मनोज के पलंग पर जो है निडाल सा बैठा रहा। नवल भी अपनी असफलता के दुख में जो है वही कुर्सी पर जो है बैठा रो रहा था। अब इस कमरे का दृश्य बड़ा अजीब था। 2 सफल लोग प्रसन्न थे और 2 असफल लोग जो है रो रहे थे। 2 तटस्थ व्यक्ति दुखी लोगों को ठाठस बधा रहे थे और सफल लोगों को जो है बधाई भी दे रहे थे। कुछ देर बाद सभी अपने अपने रास्ते जो है चल दिए। रास्ते में गुप्ता ने अविनाश से पूछा, अविनाश तुम तो कहते थे कि सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले को प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए, पर आज तो प्रेमी मनोज सफल हो गया है और प्यार न करने वाले पांडे जी जो है असफल हो गए, अब क्या कहोगे? अविनाश ने भड़क कर कहा, कुछ नहीं कहूंगा, चलो चुपचाप। अविनाश इस नाजुक मौके पर जो है पांडे का दिल नहीं दुखाना चाहता था। पांडे आज अपनी असफलता से जो है बहुत दुखी था। उसे यह भी नहीं समझ आ रहा था कि मनोज का मेंस कैसे निकल गया। मनोज तो दिन भर श्रद्धा के प्यार में डूबा रहता था, फिर मनोज मुख्य परीक्षा में कैसे पास हो गया? पांडे को नहीं पता था कि 5 महीनों में मनोज ने जो किस तरह और कैसी पढ़ाई की थी। गुप्ता की सेहत पर इस रिजल्ट का कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए वह मुक्त भाव से
कमेंट कर रहा था आज तो मनोज बहुत खुश होगा, उसे प्यार के साथ साथ जो है सफलता भी मिल गई है। मनोज के जीवन का सबसे अच्छा निर्णय क्या रहा पता है अविनाश? गुप्ता मनोज के रिजल्ट की व्याख्या कर रहा था और सफल अविनाश से उसकी पुष्टि भी चाहता था। अविनाश ने बात टालने के उद्देश्य से कहा, बता दो, बिना बताए तुम मानोगे भी नहीं। गुप्ता ने अपनी आवाज को रहस्यमयी ढंग से धीमा करते हुए कहा, पांडे पांडे को अपने कमरे से निकालना और श्रद्धा से प्यार करना। पांडे ने जब गुप्ता की बात सुनी तो जैसे आग लग गई। क्रोध से भरे पांडे ने कहना शुरू किया, गुप्ता मुझे मनोज से नहीं निका मु- गुप्ता मुझ, मुझे मनोज ने नहीं निकाला, बल्कि मैं ही उसे छोड़कर गांधी विहार आ गया था। दूसरी बात, मनोज की सफलता अभी दूर है, फाइनल रिजल्ट नहीं है, ये इंटरव्यू अभी बाकी है। तीसरी बात, ऐसे प्यार बहुत देंगे श्रद्धा के घर वालों को। जिस दिन पता चलेगा कि वह दिल्ली में प्यार कर रही है, उसे दिल्ली से खींच कर ले जाएंगे और मनोज का प्यार जो है धरा रह जाएगा। गुप्ता कौन बताएगा श्रद्धा के घर वालों को? पांडे के मन में अब क्रोध, दुख, ईर्ष्या, निराशा, पराजय के भाव जो है घुल मिलकर गड़मड़ हो रहे थे। अशांत और व्यतीत मन पांडे के कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसने कांपती और तेज आवाज में कहा, कोई तो बताएगा ही, कब तक छुपी रहती हैं ये बातें? बहुत प्यार कर लिया मनोज ने। पांडे आज प्यार के साथ मनोज की सफलता को पचा नहीं पा रहा था। गुस्से में उसकी चाल तेज हो गई थी। मनोज की ही बिल्डिंग में उसके बगल के कमरे में वरुण रहता था। उसके चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए थे। वरुण रोज शाम को पूजा करता और बहुत सुर में हनुमान चालीसा का पाठ करता था। मुख्य परीक्षा के रिजल्ट के कुछ दिन बाद मनोज वरुण के कमरे पर गया। मनोज की मुख्य परीक्षा की खुशी देखकर वरुण ने कहा, मनोज अभी दिल्ली दूर है, मैं तो 2 बार इंटरव्यू से वापस आया हूँ और आज वही हूँ जहाँ से चला था। मेरे चारों अटेम्प्ट खत्म हो गए, पर घर वापस किस मुंह से जाऊँ, इसलिए यहाँ रह रहा हूँ। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू से सब माया प्रीलिम मेंस इंटरव्यू ये सब माया जाल है। अब जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। वरुण ने अपने दिल का दर्द कड़वे यथार्थ के रूप में मनोज से कह दिया। मनोज चुपचाप अपने कमरे में वापस आ गया। उम्मीद और नाउम्मीद का दौर है यह। उम्मीद कितने लोगों की पूरी होती है, सिलेक्ट कितने लोग होते हैं? लाखों में से 2-3 सौ बस। बाकी लोग तो फिर से हताश हो जाते हैं, फूट फूट कर रोते हैं, कुछ दिनों के लिए होश खो देते हैं, किसी से नजरें नहीं मिला पाते, फिर अपनी कमियां ढूंढते हैं, उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं और फिर 1 साल लंबा पढ़ाई का सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। सालों साल चलता है यह सिलसिला, तब जाकर कोई अपनी मंजिल तक पहुंचता है। कई तो अंत तक जो है सफल नहीं हो पाते। यह अंतहीन सिलसिला है जो यहाँ मुखर्जी नगर में ही नहीं बल्कि देश के हर शहर में चल रहा है। मनोज ने अपनी डायरी में अपने मन के विचार लिखे। मुख्य परीक्षा की सफलता की खुशी, अब इंटरव्यू की तैयारी और फाइनल रिजल्ट की जो अनिश्चितता में जो है डूब रही थी। तभी श्रद्धा आ गई। श्रद्धा ने आते ही मनोज से कहा, मेरा उत्तरांचल मेंस क्लियर हो गया है। श्रद्धा की बात सुनकर उसने उत्साहित होकर कहा, लो अब क्या कहोगी तुम, तुम्हें सलाम। श्रद्धा के चेहरे पर आत्मविश्वास दिख रहा था। श्रद्धा ने मनोज का हाथ थाम लिया और उससे बोली, हम दोनों के इंटरव्यू अभी बाकी है मनोज। मनोज ने उत्साह से कहा, तुम्हारा इंटरव्यू तो सबसे अच्छा जाएगा, तुम्हें डिप्टी कलेक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद से सजा सपना मनोज देखने लगा। श्रद्धा ने मनोज से कहा, हाँ मनोज, यदि मैं डिप्टी कलेक्टर बन गई तो मेरे पापा ने कितना खुश होंगे, उनका सपना पूरा हो जाएगा। एमबीबीएस में सिलेक्ट न होने की असफलता ने उन्हें बहुत निराश कर दिया था। उनके सामने मैं फिर से सर उठाकर जो है खड़ी हो पाऊंगी। श्रद्धा ने मनोज से आगे कहा, मैं अल्मोड़ा जा रही हूँ, वहीं से हरिद्वार जाऊंगी पापा के साथ इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देकर मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कंफर्म करना चाहा। श्रद्धा, अपना इंटरव्यू देकर तुम दूसरे दिन ही वापस आ जाना। तुम अपने इंटरव्यू की तैयारी पर ध्यान दो। तुम्हारे इंटरव्यू के पहले मैं वापस आ जाऊंगी। श्रद्धा ने आश्वासन दिया। अगले दिन श्रद्धा अल्मोड़ा चली गई। एक शाम श्रद्धा का फोन मनोज के कमरे के नीचे एसटीडी पर आया। श्रद्धा ने मनोज से कहा, मनोज मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। फिर कुछ देर रुककर श्रद्धा ने मनोज से कहा, पर मैं दिल्ली जल्दी नहीं आ पाऊंगी। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों श्रद्धा, क्या हुआ? श्रद्धा ने दुखी स्वर में कहा, दिल्ली से किसी ने पापा को फोन करके यह बता दिया है कि मैं किसी लड़के से प्यार कर रही हूँ। मम्मी कह रही थी कि जब से यह फोन आया है तब से पापा दुखी हैं। किसने किया होगा फोन? मनोज ने आश्चर्य से पूछा। मुझे क्या पता। श्रद्धा ने किसी पर संदेह नहीं किया। मनोज एसटीडी से जब अपने कमरे पर आया तो परेशान था। आज
5 दिन बाद श्रद्धा का फिर फोन आया। इस बार श्रद्धा ने चहकते हुए मनोज से कहा, मनोज, मेरा उत्तरांचल पीएससी में डिप्टी कलेक्टर के लिए सिलेक्शन हो गया है। मनोज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने कहा, वाह श्रद्धा, यह तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी खबर है। लगता है आज का दिन ईश्वर ने हमारे नाम लिख दिया है। हाँ मनोज, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने पापा के सपने को पूरा कर दिया है। पापा बहुत खुश हैं, श्रद्धा ने मनोज से कहा। श्रद्धा के सिलेक्शन की खुशी में मनोज को अपने इंटरव्यू की चिंता हो आई। श्रद्धा, मैं भी आज बहुत खुश हूँ। मेरे इंटरव्यू के पहले तुम आ जाओगी ना? श्रद्धा ने उदास स्वर में मनोज से कहा। मनोज, जब से दिल्ली से वह फोन आया है, मेरे पापा को लगता है मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया है। श्रद्धा की बात सुनकर मनोज ने कहा, क्या किसी ने क्या किसी से प्यार न करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है? मनोज की बात सुनकर श्रद्धा कुछ नहीं कह पाई। मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आए काफी दिन हो गए थे। पांडे का दुख कम हो गया था, इसलिए जब अविनाश मनोज से मिलने उसके कमरे पर जाने लगा तो वह भी उसके साथ हो लिया। शाम हो चुकी थी। पास के कमरे में वरुण हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था। उसका स्वर आज उदास था, लेकिन हनुमान चालीसा की विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर पंक्ति तक आते आते उसका उदास स्वर रोने की आवाज में हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और अंत में वह हनुमान चालीसा छोड़कर जोर जोर से रोने लगा। फिर अचानक भड़ाभड़ की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई सामान नीचे पटक रहा हो। मनोज, पांडे और अविनाश वरुण के कमरे की ओर लपके। वहां जाकर देखा तो वरुण अपने पलंग पर डला जोर जोर से रो रहा है। पूजा की अलमारी के नीचे भगवान का सिंहासन, पीतल के हनुमान जी और दूसरे देवी देवता जमीन पर पड़े हुए हैं। सब लोग घबरा गए। सबको आशंका हुई कि वरुण के परिवार में कुछ अनिष्ट न हो गया हो। वरुण का रूम पार्टनर कोने में खड़ा था। मनोज ने उससे इस विलाप का कारण जानना चाहा। वह कुछ बोल पाता उसके पहले वरुण ने जोर जोर से, हाय वंदना, तुम कहाँ चली गई? अब मैं कैसे जीऊंगा? का हृदय विदारक रुदन प्रारंभ कर दिया। प्यार के मामलों के विशेषज्ञ समझ गए कि मामला लड़की का है। वरुण के रूम पार्टनर ने मौका मिलते ही घटना को विस्तार से समझाना शुरू कर दिया। वरुण की प्रेमिका उत्तर प्रदेश पीएससी में सेल्स टैक्स सेल टैक्स इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हो गई है। पढ़ाई के दौरान दोनों प्यार करने लगे थे। वरुण को उस लड़की ने वादा किया था कि सिलेक्शन के बाद ही वह शादी कर पाएगी। लड़की का सिलेक्शन हो गया, वरुण का नहीं हुआ। सिलेक्शन के बाद उसने यूपी में सिलेक्टेड डीएसपी लड़के से शादी कर ली, इसलिए वरुण दुखी है। यह कहानी सुनकर पांडे से नहीं रहा गया। उसने सामूहिक रूप से कहा, पहले पढ़ाई कर लेते, प्यार बाद में कर लेते। इतना कहकर पांडे ने मनोज पर नजर टिका दी, जैसे यह वाक्य उसी के लिए ही बोला गया हो। पांडे ने अपनी हंसी दबाते हुए अविनाश से कहा, अविनाश, मुझे वरुण में मनोज के दर्शन हो रहे हैं। लड़की का मिलना सिलेक्शन पर ही निर्भर है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ और डिप्टी कलेक्टर श्रद्धा इन्हें छोड़कर चली गई, तब इनका क्या होगा? आज अपनी विचारधारा को लेकर पांडे में गजब का आत्मविश्वास था। श्रद्धा बहुत समझदार है, वह मनोज को छोड़कर नहीं जाएगी। अविनाश ने समझदारी का परिचय देते हुए पांडे से कहा, समझदार लड़कियां ही तो अच्छे ऑप्शन की ओर चली जाती हैं। बेवकूफ बेवकूफ तो फंसी रहती हैं। यही तो समस्या है कि श्रद्धा समझदार है। वरुण की वंदना भी समझदार थी, जिसने डीएसपी लड़के से शादी कर ली। बेवकूफ होती तो वरुण के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती। पांडे को श्रद्धा की समझदारी पर पूरा भरोसा था कि मनोज का सिलेक्शन न होने पर वह उसे छोड़कर चली जाएगी। अविनाश ने कहा, मनोज का सिलेक्शन पक्का है पांडे, तुम बेकार ही संकालू हो रहे हो। पर पांडे ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। उल्टी सीधी बात मत करो अविनाश, यथार्थ कहो। क्या गारंटी है सिलेक्शन की? इंटरव्यू देने वाले सभी 1500 लोग सिलेक्शन की उम्मीद लगाए बैठे हैं। होंगे कितने? 400-500 हजार तो बिना सिलेक्शन के ही रहेंगे ना। मान लो मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ और श्रद्धा भी उसे छोड़कर चली जाए, तब इनका क्या होगा? पांडे ने श्रद्धा और सफलता के बिना दयनीय मनोज का कल्पना चित्र खींचकर अपनी चिंता अपने मित्र के प्रति प्रकट की। लेकिन मनोज को श्रद्धा पर पूरा भरोसा था। उसने पांडे से कहा, तुम अभी श्रद्धा को नहीं जानते। श्रद्धा ने एक बार जिसे चुन लिया उसे कभी नहीं छोड़ सकती। ऐसी कपोल कल्पनाएं प्यार में डूबा हर प्रेमी करता है। वरुण भी करता था। पांडे ने मनोज से कहा,
पांडे ने मनोज को सुनाने वाली बात अविनाश को देखते हुए कही। श्रद्धा को अपने डिप्टी कलेक्टर बनने के तुरंत बाद मनोज के पास आना चाहिए था, पर आज उसका रिजल्ट आए 1 सप्ताह गुजर गया है। श्रद्धा का कहीं अता पता नहीं है। श्रद्धा अब मनोज के रिजल्ट का इंतजार कर रही है। मनोज सफल हो गए तो वह आ जाएगी, लेकिन यदि असफल हो गए तो मनोज उनका रास्ता ही तकते रहेंगे। श्रद्धा को वंदना बनने में देर नहीं लगेगी। मनोज के प्यार को रोकने में अब तक असफल रहे पांडे ने अब अपने विरोध की दिशा बदल दी थी। वह डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा पर आरोप लगा रहा था कि उसका प्यार सच्चा नहीं है और मनोज के असफल रहने पर उसे वह छोड़ देगी। एक दिन इंटरव्यू की कोचिंग के बाद मनोज ने कमरे पर आकर देखा कि बगल के कमरे में रहने वाला वरुण अपना सूटकेस पकड़े कहीं जा रहा है। मनोज ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो वरुण भाई? वरुण ने भड़क कर कहा, इस बेवफा दिल्ली को छोड़कर अपने घर जा रहा हूँ। अभी मर नहीं गया हूँ मैं, नहीं बन पाया आईएएस आईपीएस तो क्या हुआ? ऐसा कौन सा बड़ा काम करते हैं आईएएस आईपीएस? नेताओं के सामने अपनी पूंछ दबाकर खड़े रहते हैं। इसलिए अब मैं राजनीति में जाऊंगा, मंत्री बनूंगा। मनोज तुम्हारा सिलेक्शन ना हो तो घबराना नहीं, मेरी पार्टी ज्वाइन कर लेना, तुम्हें भी मैं विधायक बना दूंगा। कई दिन की बड़ी हुई दाढ़ी और कई दिन से न सोई लाल आंखों में अजीब सी बेचारगी वरुण के चेहरे पर झलक रही थी। पागलों की तरह अनर्गल बातें कर रहा था वह। उसके पैर एक जगह स्थिर नहीं थे। जमीन पर रखे अपने ब्रीफकेस को छोड़कर वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। फिर उसे याद आया कि वह अपना ब्रीफकेस भूल गया है। उसने वापस आकर अपना ब्रीफकेस उठाया और सीढ़ियों पर लड़खड़ाते हुए नीचे उतरने लगा। अंतिम कुछ सीढ़ियों पर वह संभल नहीं पाया और लड़खड़ाकर गिर गया। ब्रीफकेस गिरकर खुल गया। मनोज ने लपक कर सीढ़ियां उतरकर वरुण को संभाल लिया। ब्रीफकेस में कुछ सामान और वरुण की प्रेमिका वंदना के कुछ फोटो बाहर फैल गए। मनोज ने उन्हें संभालकर सूटकेस में रख दिया। वरुण अपने कमरे को लगातार देखने लगा। कमरे को लगातार देखते हुए वरुण बोला, 5 साल रहा हूँ यहाँ, अब कभी नहीं आऊंगा। मनोज को देखकर वरुण ने कसकर मनोज को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। वरुण के साथ मनोज के भी आंसू निकल आए। वरुण रिक्शे में बैठकर चला गया। मनोज देर तक वरुण को जाते हुए देख रहा था। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद श्रद्धा मनोज के इंटरव्यू के पहले दिल्ली जाना चाहती थी। पापा के पास दिल्ली से आए अनजाने फोन के कारण वह अपने पापा से बात नहीं कर पा रही थी, लेकिन एक दिन उसके पापा उसके बगीचे में फूलों और सब्जियों को पानी दे रहे थे। श्रद्धा दूर खड़े अपने पापा से अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटा रही थी। उसने पापा से कहा, पापा ये गुलाब कितने अच्छे खिले हैं ना, पिछले साल कैसे मुरझा गए थे। श्रद्धा, गुलाब तो इसी साल लगाए हैं, पिछले साल यह गुलाब नहीं लगे थे। तुम कुछ और कहना चाहती हो शायद। पापा शायद उसके मन की उलझन समझ रहे थे। श्रद्धा की हिम्मत नहीं हो रही थी पापा के सामने मनोज के बारे में बात करने की, पर बिना बात किए वो मनोज के पास जा भी नहीं सकती थी। पापा ने श्रद्धा से अभी तक दिल्ली से आए फोन का जिक्र नहीं किया था। उसकी मम्मी ने ही उसे फोन वाली बात बताई थी, इसलिए अब उसने यह तय कर लिया था कि वह अपने पापा के मन में आई हुई सारी शंकाओं को खत्म करके पापा की अनुमति से ही दिल्ली जाएगी। उसने पापा से नजरें चुराते हुए कहा, पापा वो दिल्ली में मनोज है ना? इस अधूरे वाक्य के आगे वह कुछ बोल नहीं पाई। उसे अपने गले में अवरोध महसूस हुआ। पापा उसके चेहरे की रंगत देखकर उसके मन का हाल समझ गए। पापा ने पूछा, क्या वह भी तुम्हारे साथ डिप्टी कलेक्टर बन गया? श्रद्धा की राह आसान नहीं थी। उसने कहा, उसका आईएएस मेंस क्लियर हो गया है, इंटरव्यू देना है उसे। कौन सा अटेम्प्ट था? पापा पूरी खोजबीन कर रहे थे। लास्ट। श्रद्धा का चेहरा झुका हुआ था। कुछ देर चुप्पी रही। इस चुप्पी का मौका उठाते हुए श्रद्धा ने अपनी मांग पापा के सामने रख दी। मनोज का इंटरव्यू है पापा, मैं जाऊं क्या दिल्ली? उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाने दो पहले श्रद्धा। पापा कठोर यथार्थ की जमीन पर खड़े थे। श्रद्धा ने अपने मन की सारी हिम्मत जुटाकर अंतिम बात पापा से कह दी। पापा, यदि उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तो उसके पास जाना और जरूरी हो जाएगा।
पापा को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या बोले। वह श्रद्धा के मन की दशा पर हैरान थे, पर उन्होंने उन्होंने बिना पिघले उससे वचन लेना चाहा। मुझे उम्मीद है तुम मेरा भरोसा कभी नहीं तोड़ोगी। क्या किसी से प्यार न करके ही यह भरोसा बचा रह सकता है? श्रद्धा कुछ दिन पहले मनोज के कहे गए वाक्य को पापा से कहना चाहती थी, पर यह वाक्य उसके मन से निकलकर उसके गले में आकर दम तोड़ गया। वह पापा से नहीं कह पाई, उसकी आंखें भीग गई। वह वापस अपने कमरे में चली गई। एक दिन श्रद्धा के पुराने स्कूल सरस्वती शिशु मंदिर अल्मोड़ा में उसके डिप्टी कलेक्टर बनने के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। श्रद्धा के साथ उसके मम्मी पापा को भी मंच पर बिठाया गया। श्रद्धा को उसकी प्रिंसिपल मैडम ने मेडल पहनाया। श्रद्धा से स्कूल के बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। श्रद्धा ने बोलना शुरू किया, आदरणीय दीदी, आचार्य जी और मेरे प्यारे भैया बहनों, ऐसा ही एक सम्मान समारोह 7 साल पहले यहाँ इसी जगह हुआ था, जिसमें MBBS के चयनित बच्चों का सम्मान हुआ था। मैं MBBS में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी और वहाँ पीछे बैठी थी, दुखी उदास। मेरे पापा को मेरी सफलता का पूरा भरोसा था, पर मैंने पापा का भरोसा तोड़ दिया था। श्रद्धा ने कुछ देर सांस ली, फिर आगे कहना जारी रखा, मैंने उस दिन खुद को वचन दिया था कि मैं अपने पापा का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। श्रद्धा ने आगे कहना जारी रखा, बच्चों, यह इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम अपनी जिंदगी में क्या लक्ष्य बनाते हैं, इम्पोर्टेंट यह है कि हम उस लक्ष्य को पाने के लिए जी जान से जुटते हैं या नहीं। हमें वादा करना चाहिए खुद से, अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, कि जब तक हमें अपना लक्ष्य न मिल जाए हम चैन से नहीं बैठेंगे। वह कुछ देर चुप रही। हॉल में तमाम बच्चों के माता पिता भी उसे ध्यान से सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर श्रद्धा आगे बोली, पर मेहनत करते बच्चों के मन में माता पिता को भी यह भरोसा देना होगा कि यदि तुम तमाम मेहनत के बाद भी सफल नहीं हुए तो मेरी बाहें तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तुम्हारी तरफ फैली हुई है। आज तुम असफल भी हो गए तो कोई बात नहीं, कल सफल हो जाओगे। मैं हर असफलता में तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। श्रद्धा अपने भाषण के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई। मेहनत करने वाला हर बच्चा अपने माता पिता, अपने दोस्तों से यही चाहता है कि यदि वह सफल हो गया, केवल तभी उसे आपका प्यार न मिले। यदि वो असफल भी हो गया तब भी आप उसको प्यार करें। वह चाहता है आप उसे दिलासा दें, उसको संभालें। देखना, आपके इस सांस से, आपके इस प्यार से, आपके इस विश्वास से वह दूसरी कोई राह चुनकर जरूर सफल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती, हर असफलता के बाद एक सफलता जरूर मिलती है। इतना कहकर श्रद्धा अपनी जगह पर बैठ गई। उसके पापा के भीतर लगातार यही शब्द गूंज रहे थे, यदि वह सफल हो गया तभी उसे आपका साथ, आपका प्यार न मिले। यदि वह असफल भी हो गया तब भी उसे आपका प्यार मिले। 2 दिन बाद मनोज का इंटरव्यू था। रात को श्रद्धा अपनी डायरी अपने सीने पर रखकर आंखें बंद किए लेटी थी। उसके आंसू उसके गालों पर सूख गए थे। श्रद्धा के पापा उसके कमरे में आए। उसकी डायरी के आखिरी पन्नों में सिर्फ स्याही में भीगे आंसू के नीले धब्बे दिखाई दे रहे थे। कुछ समझ नहीं आया कि लिखा क्या है। पापा ने डायरी को उसके सिराने रख दिया और उसे एकटक देखते रहे। कुछ दिन पहले पापा का सपना पूरा करने वाली श्रद्धा का चेहरा उदासी में डूबा है। पापा से ज्यादा श्रद्धा को कौन जानता है। उसकी समझदारी पर पूरा भरोसा है पापा को। वह पापा की सबसे प्यारी बेटी है। उसने कभी कोई जिद नहीं की, कभी अपनी कोई इच्छा पापा को नहीं बताई, हमेशा सिर्फ पढ़ाई में मन लगाया। पापा को आज वह दिन याद आ रहा था जब श्रद्धा पहली बार स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाने को तैयार हुई थी। 3 साल की नन्ही श्रद्धा का मन उस दिन स्कूल जाने का नहीं हो रहा था। वह तो घर में नए नए आए छोटे से खरगोश चीकू के साथ खेलना चाह रही थी। उस दिन भी उसने जिद नहीं की कि वह स्कूल नहीं जाना चाहती, बस वह उदास हो गई थी। उसकी नजरें बार बार सफेद रंग के चीकू को देख रही थी। पापा ने नन्ही श्रद्धा को गोद में उठा लिया और लोअर माल रोड की सीढ़ियां चढ़ने लगे थे। पापा ने अपने गाल पर नन्ही श्रद्धा के दो दो गर्म आंसू महसूस किए थे। उस समय पापा ने नन्ही श्रद्धा को देखा
तो उसके होंठों पर मुस्कान तैर गई। शायद मुस्कान और आंसुओं का कॉन्ट्रास्ट आंसुओं की चुगली को छुपाना चाह रहा था। आज भी पापा श्रद्धा का चेहरा देख रहे हैं। पापा को देखकर उसके होंठों पर मुस्कान आ गई। पापा अपनी बेटी के पास बैठ गए और उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। उसकी पलकें बंद हो गई। उसकी बंद पलकों में पता नहीं क्या हलचल थी। शायद अथाह अतल नीला समुद्र आंखों के भीतर हलचल कर रहा था, पर आंखें खुली नहीं। बिना खुले ही वह समुद्र श्रद्धा के गालों पर बहने लगा। उसके होंठों की मुस्कान गायब हो गई। पापा ने अपनी बेटी को सीने से सटा लिया। पिछले कई दिनों से डरी हुई, सहमी हुई चिड़िया फिर से अपने पंखों में जान महसूस करने लगी। कल मनोज का इंटरव्यू है। वह अभी भी श्रद्धा का इंतजार कर रहा है। इंटरव्यू के लिए उसने विकास सर के यहाँ कोचिंग कर ली और अपने कैरियर, गृहनगर और समसामयिकी घटनाओं की अच्छी तैयारी कर ली। लेकिन इंटरव्यू में तो कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए अब क्या पढ़ाई करे यह उसे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वह अपनी डायरी पढ़ने लगा। अब तक की अपनी जीवन यात्रा 12th फेल से लेकर इंटरव्यू की दहलीज पर खड़े अपने जीवन की संघर्ष गाथा। डायरी पढ़ते पढ़ते मनोज को वह दिन याद आ गया जब पांडे उसकी नौकरी लगवाने त्यागी जी के यहाँ ले गया था। आटा चक्की से अपने साथ पीली कोठी पढ़ने के लिए ले गया था। वह आज इंटरव्यू तक पहुंचा है। उसका बहुत बड़ा श्रेय पांडे को भी जाता है। ऐसा सोचकर उसका मन पांडे के लिए कृतज्ञता से भर गया। उसकी इच्छा पांडे से मिलने की होने लगी। मनोज पांडे के कमरे पर गांधी विहार जाने के लिए तैयार हो गया। वह जैसे ही कमरे से बाहर निकला, सामने से तेज चाल में अपनी आंखों में भरोसा और होंठों पर मुस्कान लिए श्रद्धा आती हुई दिखाई दी। श्रद्धा के पास न होने से उसे सब कुछ खाली सा लगने लगा था। श्रद्धा के आते ही जैसे सब कुछ भरा भरा सा लगने लगा। उसकी उलझी हुई जिंदगी सुलझ गई थी। श्रद्धा ने मनोज से कहा, सॉरी मनोज, मैं लेट हो गई। श्रद्धा को देखकर मनोज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। नहीं श्रद्धा, तुम मेरी जिंदगी में एकदम सही समय पर आई हो। तुम्हारे आने से ही सब कुछ अच्छा हुआ है। अपनी तारीफ सुनकर श्रद्धा मुस्कुराने लगी। मनोज ने फिर श्रद्धा से कहा, श्रद्धा, मुझे पांडे से मिलने जाना है। अपने जीवन में उसका योगदान मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उसके बिना शायद यहाँ तक कभी नहीं पहुँच सकता था, पर पांडे ने तो तुम्हारा अपमान किया था। श्रद्धा ने मनोज से पूछा। नहीं श्रद्धा, पांडे मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने ग्वालियर में मेरी बहुत मदद की थी। श्रद्धा, कक्षा 5 की हिंदी में एक पाठ था हरपाल सिंह की 5 बातें। उसमें कहा गया था कि जिसने आपका कभी भला किया हो उसका साथ कभी मत छोड़ो। मनोज की बात सुनकर श्रद्धा की आंखें भीग गई। मनोज, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें चुनकर दुनिया के सबसे अच्छे लड़के को चुना है, जिसके पास ऐसा दिल है, जो सबसे प्यार करना जानता है, जो किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। मनोज ने श्रद्धा से कहा, जब आप किसी एक से भरपूर प्यार करते हैं तो आपके दिल में किसी से नफरत करने की जगह कहाँ बचती है। श्रद्धा। दोनों गांधी विहार पांडे के कमरे पर पहुंच गए। पांडे अपने कमरे में पलंग पर लेटा दुखी मन मेरा सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना गाना गुनगुना रहा था। मनोज के साथ श्रद्धा को देखकर पांडे चौंक गया। उसने गाना बंद कर दिया और उठकर बैठ गया। मनोज ने पांडे से कहा, कल मेरा इंटरव्यू है पांडे। मुझे इंटरव्यू तक पहुंचाने में श्रद्धा के अलावा यदि किसी का सबसे बड़ा योगदान है तो वह तुम हो। तुमने यदि मेरा साथ न दिया होता तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आज तुम्हारी शुभकामनाएं बहुत जरूरी है मेरे लिए। श्रद्धा ने मनोज का साथ दिया। भैया, आप भी अपने लास्ट अटेम्प्ट की तैयारी के लिए जी जान से जुट जाइए। मनोज का भी लास्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है। अगर मनोज का सिलेक्शन नहीं हुआ तो पांडे ने श्रद्धा के मन की था लेनी चाहिए। उसे अभी भी श्रद्धा पर भरोसा था कि वह मनोज के असफल होने पर उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन श्रद्धा ने पांडे की उम्मीद को गलत साबित करते हुए कहा, मुख्य बात है कि मनोज ने अपनी पूरी मेहनत से तैयारी की है। अब अगर नहीं हुआ तो दुनिया में दूसरे बहुत काम है करने को। मेरे लिए मनोज इम्पोर्टेंट है। वह क्या बनता है यह इम्पोर्टेंट नहीं है।
अंतिम वाक्य कहते समय श्रद्धा की नजरें झुक गई। पांडे, तुम भी इस साल टूट कर मेहनत करो, फिर देखना तुम्हारे मन के सारे संशय, सारे अविश्वास सब दूर हो जाएंगे। भयानक मेहनत ही है जो हम सबको संतुलित रखती है और सफलता भी देती है। मनोज ने पांडे को प्रोत्साहित करने की कोशिश की। मनोज और श्रद्धा को दूर करने के सारे षड्यंत्र पांडे के बेकार चले गए थे, इसीलिए उसने अब बदली हुई परिस्थिति से समझौता करना बेहतर समझा। आश्वासन और सांत्वना पाकर पांडे का मन भी हल्का हो गया था। कुछ देर बाद पांडे उन दोनों को गांधी विहार ऑटो स्टैंड पर छोड़ने चला गया। ऑटो का इंतजार करते हुए मनोज से पांडे ने कहा, मनोज, मैंने श्रद्धा के घर फोन किया था। भावावेश में पांडे ने अपना सत्य उगल दिया। पांडे की बात सुनकर मनोज ने सिर्फ इतना कहा, कोई बात नहीं पांडे, हो सकता है इसमें भी ईश्वर की कोई अलग इच्छा छुपी हुई हो। पांडे मौन रहा, वह कुछ नहीं बोल सका। मनोज और श्रद्धा ऑटो में बैठकर नेहरू विहार की ओर चल दिए। पांडे उन दोनों को जाते हुए देखता रहा। मनोज और श्रद्धा यूपीएससी के ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। मनोज जीवन में पहली बार कोई इंटरव्यू देने जा रहा था। श्रद्धा, मुझे डर लग रहा है, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, मैं उनका जवाब सही दे पाऊंगा या नहीं, कितने ही टॉपिक जो है छूट गए हैं, मैं उनका रिवीजन भी नहीं कर पाया। ऑटो में बैठे मनोज ने श्रद्धा से कहा, मनोज, बस एक बात याद रखना कि यह इंटरव्यू तुम्हें जानने के लिए लिया जा रहा है। तुम क्या हो, तुम जिंदगी को किस नजरिए से देखते हो, इस दुनिया, इस समाज, इस नौकरी को देखने की तुम्हारी दृष्टि क्या है। इसलिए तुम्हें कुछ भी रिवीजन नहीं करना, सिर्फ अपने आप को जानना है। श्रद्धा ने शायद उत्तरांचल पीएससी के दिए अपने इंटरव्यू के अनुभव से मनोज को समझाया। यूपीएससी के गेट पर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ रही थी। सभी विद्यार्थी फॉर्मल ड्रेस में थे। अधिकांश लड़के ऑफ वाइट शर्ट और नेवी ब्लू ब्लेजर में थे। लड़कियों ने साड़ी पहन रखी थी। गेट नंबर 1 पर उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र चेक हो रहे थे। उनके साथ आए उनके परिजन और मित्रों को दूसरे गेट से अंदर पार्क में बैठने के लिए कह दिया गया था। मनोज को अंदर भेजकर श्रद्धा भी पार्क में जाकर बैठ गई। मनोज और दूसरे प्रतियोगी अब एक बड़े से हॉल में थे, जहां उनके प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट यूपीएससी के कर्मचारी चेक कर रहे थे। इस बड़े से हॉल में महात्मा गांधी और सरदार पटेल की बड़ी सी तस्वीरें दीवार पर टंगी हुई थी। ठीक 10:30 बजे हलचल हुई। दरबान कमरे के अंदर बाहर होने लगा। इससे लोगों ने अंदाजा लगाया कि कमरे में इंटरव्यू लेने वाले शायद आ गए हैं। प्रतियोगियों के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, उनके गले सूखने लगे थे और हाथ पैरों में कंपन होने लगी थी। मनोज का इंटरव्यू डॉक्टर पीडी मेहता के बोर्ड में पड़ा। डॉक्टर पीडी मेहता आईआईटी दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर थे, जिन्हें सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग का मेंबर बना दिया था। मनोज के लिए यह खबर हताश करने वाली थी कि उसके इंटरव्यू बोर्ड के चेयरमैन का हिंदी साहित्य और इतिहास से कोई लेना देना ही नहीं है। डॉक्टर मेहता इस बात के लिए भी जाने जाते थे कि वह इंजीनियर और इंग्लिश मीडियम के लड़कों को जो है इंटरव्यू में अच्छे नंबर देते थे और सोशल साइंस एवं हिंदी मीडियम के लड़कों को जो है कम नंबर देकर जो है विदा कर देते हैं। दरबान ने पहले लड़के का नाम पुकारा। बाहर बैठे लोगों को घबराहट होने लगी। लड़का लगभग 20 मिनट के इंटरव्यू के बाद वापस बाहर आया। इस लड़के से पूछने पर ही अंदर के माहौल का पता लग जाएगा। लड़के ने दुखी होकर कहा, मैंने बताया कि मैं 10वीं क्लास से नियमित दिनचर्या से योग कर रहा हूँ, यह मेरी हॉबी है। तो चेयरमैन श्री मेहता बोल पड़े कि आप रोजाना खाना खाते हैं, तो वह भी आपकी हॉबी है क्या? मैं इसका कुछ जवाब नहीं दे पाया। डॉक्टर मेहता बहुत खतरनाक हैं, बिल्कुल हंसते ही नहीं। अगला लड़का बाहर आया तो वह भी दुखी था। उसने बताया कि उसके बीएससी में फिजिक्स में अच्छे नंबर नहीं आ पाए थे। डॉक्टर मेहता ने उसी पर जो है मेरी खिंचाई कर दी। उन्होंने मुझसे पूरे 20 मिनट फिजिक्स ही पूछा और बाद में कह दिया कि मेरी तैयारी अच्छी नहीं, अगले साल आना। इतना कहकर लड़का अपनी गीली आंखें छुपाता हुआ बाहर चला गया। मनोज इस लड़के के इंटरव्यू को सुनकर घबरा गया। इस लड़के के तो केवल फिजिक्स में ही कम नंबर थे। इतनी छोटी कमी पर ही जो है डॉक्टर मेहता ने इस लड़के का इंटरव्यू बिगाड़ दिया।
मनोज ने अपने कैरियर पर नजर डाली तो वह अंदर से कांप गया था। 10वीं थर्ड डिवीजन, 12th फेल, गणित फिजिक्स केमिस्ट्री में 0, इंग्लिश लिटरेचर के कारण बीए में सेकेंड डिवीजन। डॉक्टर मेहता उसका क्या हाल करेंगे, यह सोचकर ही वह घबराने लगा। तीसरा लड़का बाहर आ गया। उसका चेहरा प्रसन्न था। यह लड़का अब तक आए सभी लड़कों में सबसे अधिक प्रसन्न लग रहा था। उसने बताया कि उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया है। उसने कहा कि वह आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी रहा है और अभी इन्फोसिस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका पूरा इंटरव्यू जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के प्रशासन में उपयोग विषय पर चला। डॉक्टर मेहता ने 5-6 बार वेरी गुड बोला। मनोज के लिए इस लड़के का इंटरव्यू हताश करने वाला था। मनोज आईटी के बारे में उतना ही जानता था जितना उसने मुख्य परीक्षा के नोट्स में पढ़ा था। मनोज ने अपने विचलित और चिंतित मन को शांत करने के लिए आंखें बंद कर ली। बंद आंखों के पीछे कुछ दृश्य तैरने लगे। मनोज का पूरा जीवन ही तैर गया। अचानक मनोज का गांव, उसका घर, ग्वालियर का कॉलेज, लाइब्रेरी, बाहर बगीचे में बैठी श्रद्धा, सब एक रील की तरह मनोज की आंखों के पर्दे पर झिलमिलाकर आते जाते रहे। मनोज आंखें बंद किए हुए बैठा रहा। तभी दरबान की आवाज मनोज ने सुनी, मनोज कुमार शर्मा। मनोज उठा। उसने अपने बालों पर हाथ फेरा, अपना चश्मा ठीक किया और दरबान के साथ गेट के पास आकर खड़ा हो गया। दरबान ने गेट खोला। मनोज ने अंदर प्रवेश किया। बाहर बैठकर कल्पना करने वाला दृश्य अब एकदम सामने था। कमरे में सामने एक बड़ी यू शेप की टेबल थी जिसके पीछे 5 लोग बैठे थे। 4 लोग सूट में थे जबकि एक बुजुर्ग से व्यक्ति धोती कुर्ता पहने बैठे थे। बीच में डॉक्टर मेहता बैठे थे। मनोज ने कमरे में घुसते ही सबसे पहले सभी को नमस्कार किया और अपनी बैठने वाली कुर्सी के पास जाकर खड़ा हो गया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को बैठने का इशारा किया तो वह धन्यवाद कहकर बैठ गया। बोर्ड मेंबर के चेहरों पर मुस्कान थी। वे शायद मनोज को रिलैक्स कर रहे थे। शायद वो जानते थे कि प्रतियोगी इस समय बहुत तनाव में होता है, इसलिए शुरुआती प्रश्न सरल और परिचयात्मक ही पूछे जाते हैं। डॉक्टर मेहता ने मनोज से पूछा, अच्छा मनोज, तुम सिविल सर्विस में क्यों आना चाहते हो? तुम्हें प्रशासन में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? यह प्रश्न सरल था। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए किसी ज्ञान अथवा थ्योरी की आवश्यकता नहीं थी। मनोज ने 4-5 सेकंड सोचा। उसे जोरा के एसडीएम दुष्यंत सिंह याद आ गए। उसने उत्तर देना प्रारंभ किया, सर मैं टेम्पो चलाता था। एक बार मेरा टेम्पो पुलिस ने पकड़ लिया। मैं एसडीएम दुष्यंत सिंह के पास गया। दुष्यंत सर की ईमानदारी एवं त्वरित कार्यवाही देखकर मैं बहुत प्रभावित हुआ। तभी से मेरी इच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनने की होने लगी थी। डॉक्टर मेहता मनोज के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए। इस तरह की कहानी यहाँ आकर हर प्रतियोगी सुनाता है। दरअसल आप सिविल सेवा के माध्यम से समाज में रुतबा और पावर चाहते हैं। सरल सा दिखने वाला पहला प्रश्न ही उलझ गया। मनोज को उम्मीद नहीं थी कि उसके जीवन की इस सच्ची घटना को इंटरव्यू बोर्ड में झूठ मानकर खारिज कर दिया जाएगा। झूठ बोलकर दूसरों को प्रभावित करने वाला मनोज आज सच बोलकर भी झूठा माना जा रहा था। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, इसे जांचने का कोई यंत्र बोर्ड के पास नहीं था। हनुमान की तरह छाती चीरकर दिखाने की कोई सुविधा इंटरव्यू बोर्ड में नहीं थी। मनोज के पास अपनी बात को सही सिद्ध करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए वह चुप हो गया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को चुप देखकर दूसरे साथी से आगे सवाल पूछने का इशारा किया। दूसरा मेंबर जो मनोज की फाइल पर बहुत देर से नजरें गड़ाए हुए था, उसने फाइल देखते हुए मनोज से पूछा, आपकी बीए में सेकेंड डिवीजन है, 12th में सेकेंड डिवीजन है, 10th आपके थर्ड डिवीजन से पास की है, आप तो बहुत कमजोर स्टूडेंट रहे हैं। अचानक मेंबर का ध्यान फाइल पर किसी विशेष जगह पर गया। उन्होंने चौंकते हुए कहा, अरे आपने तो 12th 2 साल में किया है, क्यों? वही हुआ जिसका डर था। मनोज के सामने 12th फेल राक्षस की तरह जो है मुंह फाड़कर जो है खड़ा हो गया। वह अब उस राक्षस के मुंह में समा जाएगा या बचकर निकल आएगा, उसे नहीं पता। वह अब इस राक्षस के मुंह में समा जाएगा या बचकर निकल आएगा, उसे नहीं पता, पर संकट का सामना करने की अपनी आदत को वह भूला नहीं। सर, मेरे दादाजी उस साल मर गए थे। सर, मैं परीक्षा के पहले ही दिन बीमार हो गया था। इंटरव्यू बोर्ड में अभी तक उसकी कही गई सच्ची बात को झूठा माना गया था।
इसलिए 12th फेल पर वह अपनी पुरानी आदत के अनुसार यह सब झूठ बोलकर जो है आगे उस संकट से बच सकता था, पर आज उसने सच बोलने का फैसला किया। उसे लगा कि सच ही वह ताकत है जो उसे आज बचा सकती है। मनोज ने अपनी बात मजबूती से कही, उस साल स्कूल में नकल नहीं हुई थी सर, इसीलिए हिंदी छोड़कर सभी विषयों में मैं फेल हो गया। मनोज को नहीं पता था कि उसका यह जवाब अब आगे क्या रंग दिखाएगा। वह नहीं जानता था कि आईएएस के इंटरव्यू में अपने आप को 12th फेल बताकर उसे लाभ होगा या वह बर्बाद हो जाएगा। उसने भावावेश में भयानक रिस्क ले लिया था। उसे नहीं पता था कि उसके इस जवाब से मेंबर प्रभावित होंगे या उसे अयोग्य मानते हुए बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तकनीकी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर मेहता ने अपने जीवन में आईआईटी के बेहतरीन स्मार्ट लड़के देखे थे जो अपने करियर में थ्रू आउट फर्स्ट क्लास रहे थे। ऐसे ही लड़कों को वह देश का भविष्य मानते थे। इंग्लिश मीडियम के लड़के ही देश का प्रशासन बेहतर चला सकते हैं, ऐसा डॉक्टर मेहता मानते थे। पर आज उनके सामने एक 12th फेल लड़का बैठा था जो अपने करियर में घिसटते हुए यहाँ तक पहुंचा था। डॉक्टर मेहता मनोज के इस उत्तर से चौंक गए। उन्हें मनोज सिविल सर्विस के लिए एकदम अनफिट लगने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई लड़का इस तरह का जवाब इंटरव्यू में दे सकता है। अपनी कमजोरी मनोज ने खुद ही डॉक्टर मेहता को सौंप दी थी। उन्होंने मनोज के दिए हथियार से ही उसका गला रेतना शुरू कर दिया। डॉक्टर मेहता ने मनोज को घूर कर पूछा, आप नकल से 12th पास करना चाहते थे? आप नकल से 12th पास करना चाहते थे? आज तक ऐसा लड़का हमारे सामने नहीं आया जो यह स्वीकार कर रहा हो कि उसने कभी चीटिंग करके जो है पास होने की कोशिश की हो। पता नहीं कहां से मनोज के भीतर आत्मविश्वास पैदा हो गया। वह डॉक्टर मेहता के इस व्यवहार से घबराया नहीं, बल्कि उसने डॉक्टर मेहता की आंखों में आंखें डालकर कहा, सर आप कभी भिंड मुरैना जाइए, वहां के स्कूल देखिए, आज भी नकल से बच्चे पास हो रहे हैं वहां। क्या इसमें उन बच्चों की गलती है या उस सिस्टम की जो वहां नकल नहीं रोक पाता? एक दुष्यंत सिंह ने एक साल नकल नहीं होने दी और उन्हीं चीटिंग करने वाले बच्चों में से एक बच्चा अपनी मेहनत के बल पर आज आपके सामने बैठा है। अगर उस साल दुष्यंत सिंह नकल नहीं रोकते तो शायद मैं आज भी मुरैना से जोरा टेम्पो चला रहा होता। मनोज के इस जवाब से प्रभावित होकर बोर्ड के अन्य मेंबर आपस में बातचीत करने लगे। उनकी भाव मुद्रा देखकर ऐसा लग रहा था कि वे मनोज की बात से जो है सहमत हैं। पर डॉक्टर मेहता मनोज के इस भावप्रवण उत्तर से जो है प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने मनोज से आगे कहा, आप कुछ भी कहिए, पर मैंने आपका पूरा करियर देखा। आप इंग्लिश में बहुत वीक हैं। इंग्लिश लिटरेचर में आपके हमेशा सिर्फ पासिंग मार्क्स आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी रन इन द एब्सेंस ऑफ इंग्लिश। मनोज फिर फंस गया। डॉक्टर मेहता भावुक नहीं निकले, वह कट्टर और अपने मत पर कायम रहने वाले निकले। पर मनोज ने हिम्मत नहीं हारी। सर प्रशासन में भाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी आपकी सच्ची नीयत। मनोज ने डॉक्टर मेहता की इंग्लिश को महत्व देने वाली विचारधारा का विरोध कर दिया। डॉक्टर मेहता को उसका यह विरोध पसंद नहीं आया। उन्होंने नाराजगी के स्वर में कहा, नो, दिस इज एन एक्सक्यूज टू हाइड योर ignorance in English. No, this is an excuse to hide your ignorance in English. How can you serve the country with this weakness? इंग्लिश में कमजोर विद्यार्थी से डॉक्टर मेहता इंग्लिश में ही सवाल पूछ रहे थे। मनोज इंग्लिश में पूछे गए प्रश्न को जो है समझकर उत्तर ढूंढने की कोशिश करने लगा। इंग्लिश एक बार फिर उसकी राह में कांटे बिछाने को तैयार थी। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें दिख रही थी। धोती कुर्ता पहने बुजुर्ग मेंबर ने उसे घबराया हुआ जानकर पूछा, मनोज आप पानी पीना चाहेंगे? उस मेंबर ने टेबल पर कांच के गिलास में रखे पानी की तरफ इशारा किया। मनोज ने पानी से भरे कांच के गिलास को देखा। उसकी हिम्मत नहीं हुई पानी पीने की। कुछ सेकंड खामोशी रही। डॉक्टर मेहता के होठों पर जो है मंद मंद मुस्कान तैर रही थी। उन्हें इंग्लिश में कमजोर छात्र को इंग्लिश के हथियार से घायल करने में मजा आ रहा था। मनोज कुछ विचार करते हुए एक टक पानी के गिलास को देखता रहा। फिर उसने वह गिलास अपने हाथ में उठा लिया। फिर कुछ सोचकर वह डॉक्टर मेहता से बोला, सर मैं यह पानी नहीं पी सकता। बोर्ड मेंबर उसके इस व्यवहार पर जो है चौंक गए। एक मेंबर ने पूछा, पानी गंदा है क्या मनोज?
मनोज ने विनम्रता से कहा, नहीं सर, पानी तो साफ है, पर मैं कांच के गिलास में पानी नहीं पीता, मुझे स्टील का गिलास पसंद है। डॉक्टर मेहता मनोज के इस उत्तर को समझ नहीं पाए और नाराज होकर बोल पड़े, ये क्या बात हुई? तुम्हें पानी पीने से काम है या गिलास से? कोई भी गिलास हो, पानी तो पानी है, वो वही रहेगा। मनोज ने बड़ी शालीनता से डॉक्टर मेहता और दूसरे मेंबर से कहा, जी सर, यही मैं कह रहा हूँ, असली चीज पानी है, बर्तन नहीं। अगर पानी साफ है तो वह कांच के गिलास में हो या स्टील के, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपका ज्ञान यदि अच्छा है, श्रेष्ठ है, देश हित में है, तो यह अंतर नहीं पड़ता कि वह इंग्लिश माध्यम से प्रकट हो या हिंदी माध्यम से। इतना कहकर मनोज ने हाथ में पकड़े पानी के गिलास से पानी पीकर खाली गिलास टेबल पर रख दिया। मनोज के इस अप्रत्याशित उत्तर से सभी मेंबर जो है आश्चर्यचकित रह गए। बुजुर्ग मेंबर के चेहरे पर जो है चमक आ गई, उनके मुंह से जो है अनायास निकल गया, वाह मनोज। डॉक्टर मेहता की नजरें अभी भी नीचे रखे उसके सर्टिफिकेट पर टिकी हुई थी। उनका इंग्लिश का पहना हथियार मनोज ने बेकार कर दिया था, लेकिन डॉक्टर मेहता आसानी से छोड़ने वाले नहीं थे। इस बार उन्होंने अपने साथियों से ही प्रश्न किया, आपने देखा है कि मनोज के पहले आईआईटी दिल्ली का विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए आया था, जो 12th में अपने स्टेट का जो है टॉपर भी था। उसके स्थान पर 12th में फेल होने का प्रमाण पत्र लेकर आए मनोज को हम लोग क्यों चुने? बोर्ड के दूसरे मेंबर डॉक्टर मेहता की बात से सहमत दिख रहे थे और अपनी गर्दन उनकी हाँ में जो है हिला रहे थे। बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से कहा, मनोज, तुम्हें 12th फेल होने के बावजूद हम लोग उस टॉपर लड़के की जगह क्यों चुने? मनोज का 12th फेल उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसे लग रहा था कि उसका पूरा इंटरव्यू 12th फेल पर ही खत्म होगा। उसके पास इंटरव्यू के लिए की गई तमाम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की तैयारी किसी काम नहीं आ रही थी। डॉक्टर मेहता ने उसे उसके करियर पर ही उसे घेरने का मन बना लिया था। इस बार बोर्ड ने 12th फेल लड़की की तुलना जो है हिंदुस्तान के सबसे योग्य विद्यार्थी से कर दी थी, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। उसने जवाब दिया, क्योंकि मैं उस लड़के से जो है अधिक योग्य हूँ। आईआईटी पास आउट इंग्लिश मीडियम लड़के ने मनोज ने जो है खुद को योग्य बता दिया। आईआईटी पास आउट इंग्लिश मीडियम लड़के से जो है मनोज ने खुद को योग्य बता दिया। इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर उस उत्तर से चौंक गए। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे अब इसका जो है सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वे अब इसका कारण जानना चाहते थे कि एक अन्य मेंबर ने जो है आश्चर्य से पूछा, आप कैसे योग्य हैं उस लड़के से जो क्लास फर्स्ट से आज तक अपनी हर परीक्षा में टॉप करता आ रहा है? मनोज ने जवाब दिया, अपनी अयोग्यता को जीतना ही सबसे बड़ी योग्यता होती है। मैं 12th फेल एक अयोग्य लड़का हुआ करता था सर, क्योंकि गांव के बच्चों को गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई का वह स्तर नहीं मिलता जो शहर के इंग्लिश मीडियम स्कूल के लड़कों से कॉम्पीट कर सके। इन अभावों के बावजूद अपने संघर्ष और संकल्प के कारण मैं यहाँ तक आ सका हूँ। इन्हीं दो लोगों की तुलना उनके जो है परिणामों से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी परिस्थितियों और सुविधाओं के आधार पर भी होनी चाहिए। मनोज ने अपनी बात कह दी। बोर्ड के दूसरे मेंबर मनोज उसकी बात से सहमत होते हुए दिख रहे थे। डॉक्टर मेहता को शायद उसका उत्तर पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये सब अपनी अयोग्यता को छुपाने के बहाने हैं। जो लड़का मैथ्स और इंग्लिश के डर से उन्हें छोड़ देता है, वह क्या शासन में भी कठिन मौकों पर गिव अप नहीं कर जाएगा? खैर, जाने दीजिए, आप लोगों को कुछ पूछना है? डॉक्टर मेहता ने मनोज के उत्तर को सुने बिना दूसरे सदस्यों से कहा। एक अन्य सदस्य ने अपना हथियार मनोज पर आजमाया। आप हिंदी साहित्य में योग्य हैं, आपके पास हिंदी का लेक्चरर बनना अच्छा ऑप्शन है, पर जिले का प्रशासन टेक्नोलॉजी में माहिर लोग ही संभाले तो ही देश तरक्की करेगा। साहित्य टेक्नोलॉजी के सामने हाथ बांधे खड़ा था। इंग्लिश के बेकार गए हथियार की जगह दूसरा हथियार टेक्नोलॉजी मनोज पर चलाया गया। मनोज ने कुछ सेकंड सोचकर जवाब दिया, सर, साहित्य का विद्यार्थी आपके विचार में जिला नहीं चला सकता, पर देश के प्रधानमंत्री इस समय एक साहित्यकार ही हैं। क्या उनकी योग्यता पर भी आपको संदेह है? मनोज ने कमरे में लगी देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर को इंगित करते हुए कहा। मनोज ने ग्वालियर के एमएलबी कॉलेज के अपने सीनियर और भारत के प्रधानमंत्री को अपने पक्ष में खड़ा कर दिया।
बुजुर्ग मेंबर ने उत्साहित होकर कहा, बहुत बढ़िया मनोज। इस बार उसका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य भी हतप्रभ रह गए। इस बार उसका जवाब सुनकर बोर्ड के दूसरे सदस्य भी जो है हैरान रह गए। डॉक्टर मेहता भी भारत के प्रधानमंत्री को मनोज के समर्थन में खड़ा देखकर कुछ देर के लिए हिल गए। कुछ विचार करके जो है डॉक्टर मेहता ने मनोज को जाने के लिए कह दिया। मनोज उठा और सबको नमस्कार करके बाहर जाने के लिए मुड़ गया। तभी मनोज को बीच में रोककर बुजुर्ग मेंबर ने मनोज से पूछा, तुम्हारा यह कौन सा अटेम्प्ट है? लास्ट अटेम्प्ट है सर, मनोज ने खड़े खड़े जवाब दिया। बुजुर्ग मेंबर ने फिर पूछा, यदि इस बार भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? कुछ देर विचार करते हुए मनोज ने उत्तर दिया, स्वामी विवेकानंद का यह वाक्य हमेशा मुझे प्रेरणा देता है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक नहीं रुकूंगा। मनोज को विवेकानंद केंद्र में बिताए दिन याद आ गए। उसने विवेकानंद को याद करते हुए बुजुर्ग मेंबर को जवाब दिया, क्या लक्ष्य है तुम्हारा? क्या आईएएस आईपीएस बनना तुम्हारा लक्ष्य है? नहीं है? बुजुर्ग मेंबर को उसका जवाब सुनकर आश्चर्य हुआ। इसी आश्चर्य से उन्होंने मनोज से पूछा, आईएएस आईपीएस, शिक्षक, लाइब्रेरियन, ये सब जिंदगी के लक्ष्य नहीं हो सकते, होने भी नहीं चाहिए। ये तो लक्ष्य प्राप्ति के साधन मात्र हैं। वास्तविक लक्ष्य तो इस देश की ईमानदारी से सेवा करना है। फिर चाहे आप आईपीएस बन जाओ या कुछ और। अपनी बात पूरी करके मनोज चुप हो गया। बोर्ड के सभी मेंबर चुप थे। बुजुर्ग मेंबर ने मुस्कुराकर मनोज को जो जाने के लिए कह दिया। मनोज सबको नमस्कार करके बाहर निकल गया। 12 मई फाइनल रिजल्ट का दिन, शाम को 5 बजे सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट यूपीएससी के बोर्ड पर लगना था। इंटरव्यू देने वाले सभी लोग आज इस उम्मीद में थे कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो ही जाएगा, जबकि 2/3 लोगों का सिलेक्शन होना ही नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, होने न होने की यह जहद तब तक चलती रहती है जब तक फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। कोई भी विद्यार्थी गारंटी के साथ यह नहीं कह पाता कि उसका सिलेक्शन पक्का है। एक पल को उम्मीद बनती है, दूसरे ही पल निराशा छा जाती है। एक पल को सब बनता हुआ नजर आता है, दूसरे ही पल सब बिखर जाता है। शाम के 4 बज गए। मनोज ने रिजल्ट देखने से पहले आशीर्वाद लेने के लिए अपने पिता को फोन किया। पिता अभी भी झाबुआ में सस्पेंड थे। पिता ने फोन उठाया तो मनोज ने पिता से कहा, पापा आज मेरा सिविल सर्विस का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। मनोज ने अब तक के रिजल्ट से जो है अप्रभावित पिता की आवाज में इस बार उत्सुकता नजर आई। उन्होंने कहा, अच्छा, मैं चाहता हूँ कि तू आईपीएस बन जाए। पिता के मुंह से ऐसा सुंदर आशीर्वाद सुनकर मनोज उत्साहित हो गया। उसने कहा, आपका आशीर्वाद रहा तो जरूर सफल होऊंगा। मनोज की बात सुनकर पिता अपनी ओरिजिनल भारी आवाज पर आ गए, अगर तू आईपीएस में सिलेक्ट हो जाए तो इस डिप्टी डायरेक्टर को नहीं छोड़ूंगा, जेल की चक्की पिसवाऊंगा। बहुत उड़ता है साला, तब बताऊंगा कि आईपीएस का बाप क्या होता है। मनोज की आईपीएस बनने की कल्पना करते हुए अपने शत्रु और वरिष्ठ अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर को बर्बाद करने का सुनहरा सपना पिता ने देख लिया था। मनोज के चेहरे पर पिता की कल्पना के कारण हल्की मुस्कान तैर गई। श्रद्धा और मनोज ऑटो से रिजल्ट देखने यूपीएससी के ऑफिस पहुंच गए। यूपीएससी के गेट पर जहां ऑटो रुका, वहां रिजल्ट देखने वालों की भीड़ पहले से ही खड़ी थी। ट्रैफिक संभालने वाले सिपाही को इस भीड़ से ट्रैफिक संभालने में दिक्कत हो रही थी। दोनों उस भीड़ के पास खड़े हो गए। सिपाही ने मनोज को लगभग धकेलते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। यूपीएससी के गेट के नजदीक पहुंचते ही मनोज की धड़कनों ने अपनी गति बढ़ा दी। गेट के अंदर खड़े सभी लोगों को गेट के बाहर खदेड़ दिया गया। कर्मचारियों ने गेट अंदर से बंद कर नोटिस बोर्ड पर 5 मिनट में रिजल्ट लगा दिया। मनोज को यह 5 मिनट जैसे 5 युग लग रहे थे। गेट खुलते ही भीड़ लगभग दौड़ते हुए गेट के अंदर घुस गई। रिजल्ट देखकर कोई खुशी से नाच रहा है, कोई रो रहा है, कोई जमीन पर माथा पकड़े बैठा है, कोई बेहोश हो गया है। मनोज की हिम्मत नहीं हुई रिजल्ट देखने की। उसने श्रद्धा को रिजल्ट देखने के लिए भेजा और खुद गेट के बाहर खड़ा रहा। अब सब कुछ श्रद्धा की हाँ या ना पर निर्भर करता था। कुछ लड़के हंसते हुए खुशी में झूमते हुए बाहर आ रहे थे और कुछ रोते हुए। बस यही 2 श्रेणियां थी।
आज यहाँ यूपीएससी के दरवाजे पर अविनाश अपना रिजल्ट देखकर बाहर आया। अविनाश की चाल सुस्त और चेहरा उतरा हुआ था। मनोज ने अविनाश से उसका रिजल्ट पूछा तो उसने ना में गर्दन हिला दी और आंखों में आंसू भरे गेट के बाहर निकल गया। अविनाश की हालत देखकर मनोज घबरा गया। अविनाश जैसे योग्य लड़के की असफलता को देखकर उसका अपने ऊपर से भरोसा डगमगाने लगा। कुछ प्रतियोगी आज के रिजल्ट पर जो है कमेंट करते हुए जा रहे थे, इस बार हिंदी मीडियम का रिजल्ट बहुत खराब रहा है। इन सब बातों से घबराया मनोज सांस रोककर बस श्रद्धा का इंतजार कर रहा था। तभी उसे सामने से श्रद्धा आती हुई दिखी। श्रद्धा धीरे धीरे उसके नजदीक आ गई। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। श्रद्धा का यह रूप देखकर मनोज का दिल धक से रह गया। वह समझ गया कि श्रद्धा कोई बुरी खबर सुनाने वाली है। उसने श्रद्धा से कहा, क्या हुआ श्रद्धा, जल्दी बताओ। उसकी बेचैनी उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। श्रद्धा ने बुझे हुए शब्दों में कहा, मनोज। इतना कहकर कुछ देर रुकी। 3-4 सेकंड तक वह मनोज का निराशा में डूबा चेहरा देखती रही। श्रद्धा लगभग चीखते हुए बोली, तुम आईपीएस बन गए हो मनोज। मनोज को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उसने श्रद्धा से कहा, क्या कहा श्रद्धा, फिर से कहो। श्रद्धा ने उसी उत्साह में फिर से यही वाक्य दोहराया, मनोज तुम आईपीएस बन गए हो। मनोज को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जल्दीबाजी में कहा, क्या तुमने सही रोल नंबर देखा है? क्या नाम से भी देखा है? कोई गलत रोल नंबर तो नहीं देख लिया? पर श्रद्धा ने एकदम सही रोल नंबर देखा था। मनोज ने गहरी सांस ली। यह सुकून और सुख की सांस थी। दोनों ने वापस नेहरू विहार जाने के लिए ऑटो रोका और उसमें बैठ गए। पास में वही सिपाही खड़ा हुआ था जिसने मनोज को धकेला था। सिपाही ने उत्सुकतावश मनोज से पूछा, क्या रिजल्ट रहा? मनोज ने कहा, आईपीएस। मनोज का जवाब सुनकर सिपाही ने उसे एक सल्यूट मारा। वह आश्चर्य से सिपाही को देखता रहा। एक ही दिन में एक रिजल्ट से दुनिया का नजरिया उसके लिए जो है बिल्कुल बदल चुका था। वह ऑटो से उतरा और उसने अनजान सिपाही को गले लगा लिया। मनोज की आंखें भीग गई थी। सिपाही भी गले लगाने वाले आईपीएस से पहली बार मिल रहा था। ऑटो नेहरू विहार की ओर चल दिया। ऑटो में मनोज के बाल लहरा रहे थे। पास बैठी श्रद्धा की आंखों में खुशी के आंसू छलछला आए थे। दोस्तों, हमें 12th फेल बुक और आईपीएस मनोज कुमार शर्मा की इस जीवनी से यह शिक्षा मिलती है कि हमारी लाइफ में कैसी भी परिस्थितियां हों, चाहे कैसे भी संकट हों, हमें उन परिस्थितियों का जो है डटकर सामना करना चाहिए ताकि हम अपनी सफलता की ओर अग्रसर हों। धन्यवाद दोस्तों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा इस कहानी को, इस जीवनी को बहुत अच्छी तरह से जो है आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अगर मेरे से कोई भी गलती या त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।